बच्चों, तुम्हारे पीछे क्वेश्चन सॉल्व हुआ पड़ा है एक ऑलरेडी, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, अभी आप वीडियो को देखेंगे तो पूरी तरीके से वीडियो को देखिएगा, क्योंकि मैंने एक ही फॉर्मूले को समझाया है। और अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। फिर कॉस्टिंग के, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की सारी वीडियोस में लेकर आने वाला हूँ आपके स्टडी मॉड्यूल से। और याद रखिएगा, पूरी वीडियो पूरे फॉर्मूले समझने के बाद मैं आपको एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ जिसका आपका आंसर 5 से 7 मिनट के अंदर पूरा निकल के बाहर आ जाएगा। क्लियर है नहीं है? तो वीडियो को पूरा देखना बहुत ज्यादा कंपलसरी पार्ट बन जाता है। प्लीज पूरी वीडियो को देखिएगा, ठीक है। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, गजब धासु, सब चुस्त दुरुस्त बढ़िया। चलिए, आज हम शुरुआत कर रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की। किसकी बात कर रहे हैं? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की। मतलब ऐसा चैप्टर जो सबके लिए खतरा सा बना रहता है। ठीक है, ऐसा चैप्टर जो सबके लिए खतरा सा बना रहता है। हमको लगता है यार कैसे हो गया ये चैप्टर, बड़ा दिक्कत का विषय है। बट आपको बताऊं, ये चैप्टर आपके इंटर से लेके फाइनल तक दोनों में ही आएगा, और आएगा, ये समझ लो। मतलब ये मान के चलो, ये चैप्टर ऐसा है कि मोस्टली बच्चे से छोड़ के चले जाते हैं कि छोड़ यार नहीं करने के, बड़ी आती आता है। आप ये समझ लो, इसके चांसेस जो है, मतलब 95% से ऊपर के चांस है कि चैप्टर फंसना ही फंसना है एक, समझ लो। तो ये एक ऐसा चैप्टर है छोड़ के नहीं जाने का है। बस सवाल क्या है कि अगर हम थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगा लें, थोड़ा सा माइंड का यूज और करना है, तो हमें ये चैप्टर बहुत इजीली समझ में आएगा। दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है फॉर्मूला बिल्डिंग में, फॉर्मूला को याद करने में या उनकी एप्लीकेशन में, हमें वहां पर दिक्कत आती है। क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा हमें, हमें फॉर्मूला याद करने में दिक्कत वहां पे सबसे ज्यादा आती है कि कैसे होगा, कंफ्यूजन बहुत हो जाती है, मैशअप सा हो जाता है। तो चिंता मत करो, जितने भी यहाँ पर हम टॉपिक सीखने वाले हैं, हर किसी टॉपिक की मैं इंडिविजुअल वीडियो बनाने वाला हूँ, अलग अलग वीडियो बनाने वाला हूँ। कोशिश करूंगा कि एक टॉपिक पे कम से कम 2 वीडियो बने, एक घंटे के अराउंड की, ये सब कवर कर पाए। और मतलब कम टाइम में भी कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, ठीक है ना, अपने दोस्तों को बताएं और ये चैप्टर को अच्छे से पढ़ें। ठीक है, शुरू करते हैं फटाफट से। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इसमें क्या सीखने वाले हैं हम। देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर ना, आप सीखने वाले हैं मेरे बेटा, आप सीखने वाले हैं वेरिएबल, आप सीखने वाले हैं वेरिएंस, सॉरी वेरिएबल कह रहा हूं, वेरिएंस फाइंडिंग एंड एनालिसिस, वेरिएंस, वेरिएंस फाइंडिंग, वेरिएंस को फाइंड करना, एंड एनालिसिस, और उसको थोड़ा सा सोचना समझना, एनालिस करना कि वो वेरिएंस हमें क्या बताना चाह रहा है। मन में तुम्हारे सवाल आ रहा होगा ये वेरिएंस क्या होता है, ये इलू इलू क्या है, ये इलू इलू, इलू का मतलब आई लव यू, इलू इलू। वेरिएंस का मतलब है वेरी, वेरी, वेरी यानी कि चेंज, चेंज, चेंज यानी कि बदलाव, यानी कि बदलाव। मतलब वेरिएंस का मतलब है कि आप क्या बदलाव आया, क्या बदलाव आया। बदलाव किस चीज का? बदलाव से किस चीज का? क्या सोचा था, क्या सोचा था और क्या हो गया, क्या सोचा था और क्या हो गया, क्या सोचा था और क्या हो गया, इस चीज का बदलाव है। यानी अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, तो इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड, क्या सोचा था, और इसे बोलते हैं क्या हो गया, इनकी एक्चुअल। यानी कि ये स्टैंडर्ड पोजीशन, क्या पोजीशन सोची थी और क्या पोजीशन हो गई। थोड़ा समझाएंगे सर, थोड़ा सा और बताएंगे? बिल्कुल बताऊंगा बेटा। जैसे मान लो कि आपने सोचा था कि यार मेरे को ना इस बार नवंबर अटेम्प्ट के अंदर मेरे को इन एनी मेरा कॉस्टिंग बहुत अच्छा है, मेरे को ना डिस्टिंक्शन तो लानी ही लानी है इसके अंदर।
नवंबर अटेम्प्ट के अंदर मेरे को अपनी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर चैप्टर के अंदर मेरे को 70% मार्क्स चाहिए, 100 में से 70 नंबर चाहिए। अब जो तुमने सोचा ये स्टैंडर्ड, मान लो जब तुमने रिजल्ट दिया, पेपर अच्छा गया और तुम्हारा मार्कशीट आई तो वो आई 80। अब देख पा रहे हैं आपने क्या सोचा था, आपने सोचा था 70 और क्या आया 80, बात समझ में आई नहीं आई? तो आप देख रहे हैं बदलाव कितना था, सोचे थे 70 आए 80 नंबर। बताओ कैसा लगेगा तुम्हें, बताओ ना कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा। तो यानी कि ये जो चेंज है ये कौन सा चेंज है, फेवरेबल, अच्छा तुम्हारे फेवर में है, ये तुम्हारे फेवर में। हम कह सकते हैं कि वेरिएंस दो तरीके के होते हैं, एक अच्छा वाला भी होता है और एक बुरा वाला भी होता है। जो बुरा वाला होता है वो एडवर्स कहते हैं। बुरा वाला बताना जरा, सपोज मान लो कि तुमने लॉ वाले सब्जेक्ट में सोचा था यार मेरे को ना कम से कम लॉ में 60 मार्क्स लाने का है, डिस्टिंक्शन तो लाने की है, हर सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन सोचनी है। लेकिन एक्चुअल में जब रिजल्ट आया, पेपर गया, तो अपने मार्क्स आए 45, अपन लोग किनारे पे ही पास हुए थे एक तरीके से। तो अगर आप देखोगे सोचे 40 थे, आए 45, मतलब गिर गया इसको। यानी कि क्या होगा, ये भी चेंज है, बट ये चेंज ऐसा है जो तुम्हें रास नहीं आएगा, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो ये क्या होगा मेरे बेटा जी, ये कहलाएगा आपका एडवर्स इफेक्ट। इनकी वेरियस दो ही होंगे, या तो अच्छा या बुरा, और दोनों अच्छा या बुरा जो है ना मेरे बेटा जी, दोनों अच्छे या बुरे, मतलब उसको तुम्हें एनालाइज करना है कि अच्छा है तो क्यों है, बुरा है तो क्यों है। हाँ है ना भाई, तुम्हारे मार्क्स जो तुमने सोचे थे उससे ज्यादा है या तुम्हारे उससे कम आए, उसका एक एनालाइज होता है ना। आप जब भी एग्जाम देकर आते हैं तो आप ये करते हो कि भाई मैं तो करता था, आपको भी करना चाहिए कि मार्क्स देकर आते हैं थोड़ी बहुत प्रिडिक्शन, हाँ ये इसमें मैंने ऐसा लिखा था, इसमें इतने मिल जाएंगे, इसमें इतने मिल जाएंगे, इसमें तो हमें एक आइडिया हो जाता है कि लगभग लगभग इतने दायरे के आसपास में घूमूंगा। जैसे जब मैं कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर देकर आया था इंटर में, तो मेरे को 90 पार लग रहे थे, मैं 90 पार में रहेंगे, ठीक है ना, आए मेरे 80 के अराउंड। बात कर होगी नहीं होगी, तो इसका मतलब क्या था कि मैंने 90 के अराउंड लगाया, भाई ठीक है, मैंने चेकिंग अपने मोड से करी, आपको पता है यहाँ पे चेकिंग किस तरीके से होती है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो यही बात यहाँ पर भी मेरे बेटा जी, कि कुछ भी होगा, बदलाव कैसा भी होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, तो दोनों ही एनालाइज करने हैं। ये मत सोचो कि सिर्फ गंदे वेरिएंस को, बदलाव गंदा होगा तो ही एनालाइज होगा, एडवर्स हो या फेवरेबल हो, दोनों ही हमें बदलाव चेक करने हैं। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर क्या होता है, हम वेरिएंसेस फाइंड करते हैं, मतलब जो बदलाव हो रहा है उसमें फाइंड करते हैं, और फिर ठीक है ना उसको एक्चुअल से कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, और फिर हम निकालते हैं कि भैया ये बदलाव कैसा था। अब ऑब्वियसली बात है, ये तो मैंने मार्क्स की बात करी, क्या एग्जाम के अंदर मार्क्स की बात होती होगी, नहीं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है बेटा, कॉस्टिंग की बात हो रही है, यानी कि यहाँ कॉस्ट वेरिएंसेस की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी मेरे बेटा जी, कॉस्ट वेरिएंसेस की बात की जाएगी। यानी कि क्या कॉस्ट सोची थी स्टैंडर्ड, और क्या कॉस्ट आई, क्या खर्चा हुआ, क्या खर्चा सोचा था और क्या हुआ। शादी ब्याह में होता है नहीं होता है, नॉर्मली शादी ब्याह में एडवर्स इफेक्ट आता है। लड़की का रिश्ता 15 लाख का देके आते तो 25 लाख लग जाते हैं, 20 लाख तक का लिमिट लेके चलते हैं अपन लोग। हाँ है ना, ऐसा होता ही नहीं होता है, लग थोड़े से ज्यादा ही जाते हैं, तो वो एडवर्स इफेक्ट आता है, मोस्ट ऑफ द केसेस एडवर्स इफेक्ट ही आता है, क्योंकि खर्चा ज्यादा ही हो जाता है, सो जितना सोचते हैं उससे। क्लियर ही नहीं है, तो उसे हम क्या बोलते हैं मेरे बेटा जी, कॉस्ट वेरिएंसेस कहते हैं, कि हमने क्या कॉस्ट सोची थी और क्या कॉस्ट आई। क्लियर है? तो यहाँ पर यानी कि हम कॉस्ट वेरिएंसेस की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, कॉस्ट वेरिएंसेस की बात करेंगे। अब आपको पता है कि कॉस्ट कितने तरीके की होती है, हाँ हाँ बिल्कुल पता है हमें, एक, दो और तीन। कॉस्ट हमारी तीन तरीके की होती है, पता है आपको, पता है आपको, आपको पता है, मैं जानता हूं आपको पता है। पहली कॉस्ट हमेशा क्या होती है, मटेरियल, दूसरी होती है लेबर, तीसरी होती है ओवरहेड। मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, तीन तरीके की होती है, आपको पता ही है। मटेरियल, लेबर और जितनी भी इंडायरेक्ट कॉस्ट होती है वो सब क्या कहलाती हैं, ओवरहेड कहलाती हैं। क्लियर ही नहीं है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। स्टार्टिंग के तीन चैप्टर में तुम्हारी ये थे, पहला मटेरियल था, फिर लेबर था, फिर ओवरहेड था। तो कॉस्ट तीन ही होती है एक तरीके से, किसी प्रोडक्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो कॉस्ट तीन ही नजर आएंगी, पहला मटेरियल, इसको बनाने वाला लेबर, और उसके अलग खर्चे जिन्हें बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस विच इज कॉल्ड ओवरहेड।
तो यानी कि अगर मैं कॉस्ट के अंदर वेरिएंसेस देखूंगा तो 3 कॉस्ट के अंदर ही वेरिएंसेस आ सकते हैं, विच इज कॉल्ड मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट। क्लियर है? ये नहीं है तो इन्हीं के अलग अलग, मतलब ये 3 ही टॉपिक है मेरे बेटा कुल मिलाकर। यहां पर हम क्या सीखेंगे? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। बात क्लियर होगी नहीं होगी? 3 तरीके के वेरिएंसेस आपके आएंगे। बस सवाल क्या है कि ओवरहेड को हम फर्दर तोड़ देते हैं, ओवरहेड को हम फर्दर तोड़ देते हैं। क्लियर है? ओवरहेड होता है तुम्हारा कौन सा? वेरिएबल ओवरहेड। और एक होता है तुम्हारा कौन सा मेरे बेटे जी? बोलो फटाफट से। फिक्स ओवरहेड। तो यानी कि अगर हम देखें अब कितने ओवर निकल गए वेरिएंसेस? 4 तरीके के। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस एंड फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। मतलब हम 4 सीखने हैं, एक एक करके तीनों को पकड़ेंगे, मतलब 4 को पकड़ेंगे। पहले मटेरियल सीखेंगे देन लेबर। भाई मटेरियल आ गया ना तो लेबर तो ऐसे आएगा, ये समझ लो। तो मैंने सब ज्यादा मटेरियल पे करने वाले, जिससे लेबर में मेहनत हमारी कम होगी। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। और फिर ये तो अलग टॉपिक है, ये थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आसान है। ये बता रहा हूँ, ये आसान है, बस सीखना है आपको। बहुत आसान है बेटा, ऐसे सिखा दूंगा ऐसे। बात क्लियर होगी नहीं होगी? और यकीन मानना बेटा, मैं बता के चल रहा हूँ, ये चैप्टर आने का मतलब पता है क्या है? स्टैंप लग जाना, कॉस्टिंग पार हो गए तुम। कॉस्टिंग पास एकदम, फेल नहीं कर सकता कोई अगर ये चैप्टर आ गया तो। ये समझ लो, तुम कर लोगे फिर यार, मुझे पता है, मुझे भरोसा है तुम पे, तुम कर लोगे, तुम निकालोगे, तुम फाड़ कर आओगे, मुझे पता है। बात नहीं होगी? लेकिन पता है क्या बेटे, ये मटेरियल कॉस्ट और लेबर ओवर, सॉरी मटेरियल लेबर और ओवरहेड को बताने से पहले ना मुझे एक चीज बतानी बहुत ज्यादा जरूरी समझ रहा हूं मैं। वो क्या है? हमें लगता है कि ये शब्द सेम है, हाँ सेम भी है, बट ये शब्द अलग भी है। पहला शब्द है बजट और एक शब्द है स्टैंडर्ड। देखो मैं अपने गुरु का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे, जब मैं इंटर लेवल पे था, फाइनल लेवल पे था, तो उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया मुझे। ठीक है, मेरे को आज तक याद है। बजट एंड स्टैंडर्ड, जैसे बजटरी कंट्रोल एक चैप्टर है और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक चैप्टर है। अब सवाल क्या है? बजट स्टैंडर्ड। अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं ना तो स्टैंडर्ड भी एक तरीके का बजट ही होता है। आप समझो, स्टैंडर्ड भी एक तरीके का क्या होता है मेरे बेटा जी? बजट ही होता है। बात क्लियर हो गई? तो अगर मैं बोलूं ना कि मैं इसे बजट बोल दूं, स्टैंडर्ड बोलूं, तो प्रैक्टिकली बात एक ही है ना? एक तरीके से ये दोनों ही प्री डिफाइंड कॉस्ट है, प्री डिफाइंड कॉस्ट है दोनों ही। ये दोनों ही प्री डिफाइंड कॉस्ट है। प्री डिफाइंड कॉस्ट को क्या कह सकते हैं मेरे? प्री डिफाइंड, पहले से डिफाइंड है कॉस्ट, पहले मतलब एक अंदाजा लगाई कॉस्ट, मतलब पहले से हमने इसका कर रहा था, कैलकुलेशन कर रखी थी। एग्जांपल का मतलब क्या है कि अगर मेरे को कपड़े लेकर आने हैं, ठीक है ना, या मेरा मुझे कुछ भी शॉपिंग करनी है, तो मेरा बजट डिसाइड है, मैं अपने कपड़ों पे 3,000 रुपए खर्च करूंगा। लेकिन जब मैं दुकान में गया तो मेरे को कपड़े और अच्छे लगने लगे, मेरे को लगा यार ये भी चाहिए, मेरे को लगा वो भी चाहिए, मेरे को चाहिए वो भी चाहिए, तो मैं खर्च करके कितना है? अच्छा, तो मैंने सोचा कितना था? 3,000। ये मेरा प्री डिफाइंड कॉस्ट है। क्लियर है? ये नहीं है? हम अपने घर के अंदर कुछ भी इवेंट करते हैं, जैसे मैंने बोला हमारे घर में कुछ भी शादी ब्याह होती है, तो पहले होता है अपन शादी में 15 लाख रुपए लगाएगा, बजट 20 का है, लेकिन लड़की वाले को रिश्ता देगा 15 लाख का। हाँ, क्योंकि उसे पता है कि लड़की वाला 15 में हाँ करेगा नहीं करेगा, क्योंकि अपने को लगाने 20 है, लेकिन 15 का 20 हो जाता है, ऐसा बनिया सोचता ही है यार। बात क्लियर होगी नहीं होगी? जब लड़के वाला थोड़ा शाणा निकल जाता है ना, तो 20 का 25 करा जाता है, 2 मिनट में हो जाता है। भाई साहब ये भी कर देना ना, भाई साहब वो भी कर देना ना, तो हो जाता है 2 मिनट में। आप समझ मेरी बात? तो जो पहले से सोचा था 15-20, वो क्या था? प्री डिफाइंड कॉस्ट। अब वो क्या है? बजट कह लो चाहे स्टैंडर्ड कह लो, दोनों ही प्री डिफाइंड कॉस्ट है, लेकिन इंटरचेंजेबल यूज हो सकते हैं। बट इनमें अंतर क्या है? इनमें अंतर क्या है? देखो बजट क्या होता है? बजट हमारा सिर्फ पास्ट एक्सपीरियंस है। बजट हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या है मेरे बेटे जी? बजट सिर्फ हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है। पास्ट एक्सपीरियंस का मतलब क्या है कि पहले ये लागत लगती थी तो अभी ये लागत लगेगी ही। एग्जांपल एग्जांपल मान लो 2022 में जहां पर मेरा इंस्टीट्यूट है, जो मेरा सेंटर है, मैं वहां का रेंट पे करता था, सपोज मान के चलो, एग्जांपल ले लेता हूं, 50,000 रुपए पर मंथ मैं इतना रेंट पे करता था। मैंने सोचा तो 2023 में क्या होगा रेंट, तो ऑब्वियस बात है 2023 में जो रेंट होगा वो ये तो होगा ही होगा, और 50,000 तो है ही। तो यानी कि अगर 2023 की शुरुआत में
2023 की शुरुआत में मेरे को अगर ये चेकआउट करना है, मेरे को अगर अपने आप को टारगेट देना है कि विवेक बाबू, ओ विवेक बाबू, अपने सेंटर से कितना प्रॉफिट निकालना है, कम से कम कितने बच्चों को एनरोल करना है, कितने बच्चा यहाँ पर आपके सेंटर पे आकर पढ़ना चाहिए, तुम्हें पहले से निकालना है ये चीज, मुझे पहले से डिफाइन करनी है। तो ऑब्वियस बात है ना, उस प्रॉफिट को निकालने के लिए टारगेट बनाया जाएगा, उस प्रॉफिट को निकालने के लिए उतने बच्चों का एनरोलमेंट करना जरूरी है। तो टारगेट ये आएगा कि 100 बच्चे चाहिए, 200 बच्चे चाहिए, हर बच्चे से इतनी फीस चाहिए, इतनी फीस दूंगा तो मेरा ये प्रॉफिट आएगा, बोलो आएगा। लेकिन प्रॉफिट निकालने के लिए क्या बाहर करनी पड़ती है, कॉस्ट को लेस करना पड़ता है रेवेन्यू में से, तुम सब जानते हो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग तुम्हें बहुत तोड़ के आती है, मुझे पता है, तुम्हें आती है, बहुत तोड़ के आती है, लाओगे तुम उसमें 70 नंबर पाल लाओगे, बात क्लियर होगी नहीं होगी, बोलो आएंगे ना। तो तुम्हें पता है कि रेवेन्यू में तो कॉस्ट मैनेज करनी पड़ती है, तब जाके हम अपना प्रॉफिट निकालेंगे। तो हमें ये पता रहता है, या उल्टा चले तो क्या बोलेंगे कि मेरे को ये प्रॉफिट चाहिए, सुनो उल्टा चले तो क्या बोलेंगे, मेरे को ये प्रॉफिट चाहिए प्लस ये कॉस्ट मुझे कवर करनी है, तो मेरा इतना रेवेन्यू होना चाहिए, यही टारगेट होता है, बोलो हाँ ना। अगर मेरे को अपना टारगेटेड रेवेन्यू फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, टारगेटेड मेरी कॉस्ट कितनी आने वाली है प्लस मेरा टारगेटेड प्रॉफिट कितना है, बस तो मैं टारगेटेड रेवेन्यू पे पहुंच जाऊंगा। ऐसा कर सकते नहीं कर सकते हैं। तो यानी कि अगर मैं बोलूं कि टारगेटेड कॉस्ट कितनी होगी, तो जितनी भी कॉस्ट होगी उन कॉस्टेस में मैं ये रेंट भी लूंगा, बोलो हाँ ये ना। क्या सोच के लूंगा कि भाई पहले 50,000 देता था, अभी तो 50,000 की तो हो गई होगा मेरा रेंट, तो मैं वो लिख लूंगा, विच इज कॉल्ड बजटेड। सिर्फ मैंने पास्ट एक्सपीरियंस लगाया, लेकिन टेक्निकली क्या, टेक्निकली मेरा रेंट, सोचो क्या मेरा रेंट अगर 2022 में ये था तो 2023 में अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात करूं, क्या मेरा रेंट अभी भी 50,000 होना चाहिए, बताओ। मार्केट ऐसा कहती है नहीं नहीं नहीं, मार्केट का ट्रेंड अलग चलता है, मार्केट कहता है नहीं नहीं नहीं, हर साल रेंट का इंक्रीमेंट होता है, हर साल रेंट बढ़ता है। और मार्केट में क्या चलता है रेट, मार्केट में नॉर्मल 10% 20% तक का रेट चलता है, 10%। हम कहेंगे नहीं 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 यार, मालिक अपना जानकार है यार यार है, दोस्त है अपना लंगोटिया यार है शाम को बैठते हैं हम चाय पे तो क्या करते हैं भाई, क्या करते हैं, एक काम करते हैं, वो 10% बोलेगा, मैं 10% नहीं बढ़ाएगा, मैं 5% बढ़ाएगा खाली, मैं 5%। तो मैंने क्या सोचा, कि भैया 2023 में मेरा रेंट 50,000 नहीं होगा, 2023 में मेरा रेंट कितना होगा, 52,500 रुपये होगा। कितना होगा, 52,500 रुपये होगा। बात क्लियर होगी नहीं होगी। अभी दोनों में अंतर क्या था पता है क्या, इन दोनों में अंतर ये था कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मैंने अपना पास्ट एक्सपीरियंस तो लगाया स्टैंडर्ड निकालने में, प्लस मैंने आज का मार्केट भी लगाया, टुडेज मार्केट सिनेरियो है ना, आज की मार्केट की सिचुएशन क्या है मैंने वो भी लगाई, ठीक है ना, आज का मसाला भी डाला। आप समझ पा रहे हैं। तो पता है दोनों में मोर एप्रोप्रिएट क्या है, ये में एप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। दोनों में अगर बात करूं तो मोर है, दोनों मोर एप्रोप्रिएट है। ये खाली पास्ट एक्सपीरियंस की बात कर रहा है कि खाली भाई जो पहले लगती थी कॉस्ट वो अभी भी लगेगी तेरी कॉस्ट, जो पहले लागत थी वो अभी भी है तेरी लागत। अगर तू सेम सिचुएशन में सेम स्केल पे सेम पैटर्न पे काम कर रहा है तो बोलो हाँ ये ना। भाई ऑब्वियस बात है, जितना बड़ा कोचिंग लेके बैठे हो उतने भी काम करते रहोगे तो उतना रेंट देना ही है। कोचिंग छोटा कर दोगे, जगह छोटी कर दोगे, थोड़ी लोकेशन चेंज कर दोगे तो रेंट कम भी हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं सेम जहां हो वैसे जैसे तैसे हो, सेम सिचुएशन सेम पोजीशन लोकेशन कंडीशन पे काम कर रहे हो, तो जो पहले करते थे वो अभी भी खर्च कर रहे हो, तो ये बजट है। यानी कि तुमने पास्ट एक्सपीरियंस में आज का खर्चा बना लिया कि आज कितना खर्चा हो जाएगा। लेकिन क्या आज हमारा यही खर्चा होगा, नहीं, इन्फ्लेशन भी तो होता है, हाँ ये ना, तो रेंट बढ़ गया हमारा, तो आज का मार्केट लगा दिया हमने 52,500 स्टैंडर्ड के। हाँ भैया हमारा खर्चा 52,500 तो बैठेगा ही बैठेगा। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, बोलो हाँ ये ना। तो यानी कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में और बजट कॉस्टिंग में अंतर क्या है, दोनों ही प्री डिफाइन है, दोनों ही मतलब पहले से कैलकुलेट की जाती हैं, बस एक में पास्ट एक्सपीरियंस होता है और एक में पास्ट एक्सपीरियंस प्लस आज का मार्केट प्राइस, आज का सिनेरियो, आज की सिचुएशन, आज की सोच, ये लगी रहती है, उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड। अब मन में एक सवाल फिर पैदा हो जाता है, क्या पैदा हो जाता है बेटा जी, अरे जब बजट है तो स्टैंडर्ड क्यों, स्टैंडर्ड है तो फिर बजट क्यों, हम ये दो चैप्टर क्यों पढ़ाए जाते हैं। और आप तो कह भी रहे हो कि मोर एक्यूरेट मोर एप्रोप्रिएट ये होता है, तो ये क्यों पढ़ाया जा रहा है हमें, बजटरी कंट्रोल कर करके पढ़वा दिया हमें बजटरी कंट्रोल। बताओ हम थक गए, हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ही पढ़ा देते ना डायरेक्ट, एक चैप्टर हमारा कम हो जाता। सही बात है, लेकिन बेटा याद रखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक नॉर्मल बिजनेस के अंदर कभी अप्लाई नहीं हो सकती। जैसे मेरा कोचिंग का तो बिजनेस है, मेरा इंस्टीट्यूट ही तो है, मैं पढ़ाता ही तो, कोई बहुत बड़ा स्केल नहीं है, अडानी अंबानी वाला धंधा नहीं है मेरा इस वक्त, बोलो आएंगे ना।
तो मेरे को मुझे कोई इसकी जरूरत नहीं है, मेरे को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है मेरे बेटा जी। बात क्लियर होगी नहीं होगी? मैं बताता हूँ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पता है कहां पर अप्लाई की जाती है? जहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग देनी पड़ती है। बोलो फटाफट से, जहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग देनी पड़ती है, जहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग फॉलो करनी पड़ती है। मतलब जहां पर हमें लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ता है। किताबों में लिखा है, तुम्हारी चाहो तो पढ़ लेना इंस्टीट्यूट की। मैं 12 बोल रहा हूँ, कोई भी टीचर हो, मैं ही क्यों ना हो, इंस्टीट्यूट के बाहर कोई नहीं बोलता कुछ भी, बस हमें वो किताबें पढ़ के एक बार समझ में नहीं आती, पर टीचर जब समझाता है ना, हाँ 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 समझ में आता। किताबें भी, अब तुम किताबें पढ़ोगे ना, मॉड्यूल पढ़ोगे, तुम्हें समझ में आना शुरू हो जाएगा। हमें वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग देनी पड़ती है, मतलब लोगों को रिस्पॉन्सिबल ठहराना पड़ता है, वहां पर स्टैंडर्ड अकाउंटिंग फॉलो की जाती है। अब कहोगे रिस्पॉन्सिबल कैसे बनाना पड़ता है, थोड़ा सा बता दो। बताऊंगा, चिंता मत करो। रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबल का मतलब है किसके कारण कॉस्ट बढ़ी या कॉस्ट घटी, बताना पड़ेगा हमें। बात क्लियर होगी नहीं होगी? एग्जांपल दे दो, समझना जरा। जैसे मान लो, बजट की बात करता हूं पहले मैं। सपोज मान लो कि मुझे पता है कि मेरे 5 सेंटर है, मेरे 5 इंस्टीट्यूट है, तो मेरे को क्या करने का है? मेरे को अपने 5 इंस्टीट्यूट पे जो है नॉर्मल 5 स्टाफ तो चाहिए, मतलब 5 और 2 7 स्टाफ मुझे चाहिए। 7 लोगों को मैंने सोच लिया कि मेरे को 7 लोगों के स्टाफ चाहिए। मैंने फिर भी 7 नहीं रखे। मैंने कहा एक मैं संभाल लूंगा, एक मेरा पार्टनर संभाल लेगा, 3 स्टाफ रख लेंगे, 2 की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या करे, 5 सेंटर के लिए 7 रखने थे, 7 न रखे, कितने रखे? 3 रखे मैंने, 4 कम। टेक्निकली क्या करा, 4 कम रखे मैंने। तो बेटा ऐसा समझो कि मैं बजटरी पे काम करूंगा, आप समझ रहे हो? मुझे जितने स्टाफ की जरूरत थी मैंने उससे कम स्टाफ रखा हुआ है। तो टेक्निकली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं उन लोगों से ज्यादा काम कराऊंगा, कम काम कराऊंगा? ऑफ कोर्स 7 की रिक्वायरमेंट आ रही थी, मैंने रखे कितने? 3। इनकी मैं 7 का काम किस पे सौंप रहा हूँ? 3 पे सौंप रहा हूँ। तो 3 लोगों पे ज्यादा काम आएगा। अब जिन लोगों पे ज्यादा काम आएगा, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, वो गलतियां भी करेंगे, और मैं उनसे लड़ूंगा, झपड़ूंगा सब करूंगा, डांटूंगा, फटकारूंगा, लेकिन फिर भी घूट पी जाऊंगा। समझ गए? क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे को 7 लोग लगाने थे, लगाए फिर भी कितने मैंने? 3। तो मुझे पता है कि 4 लोगों की कॉस्ट में वैसे भी बचा रहा हूं बजट 4 लोगों की कॉस्ट में फिर भी बचा रहा हूं, तो 3 लोगों को मैंने ऑलरेडी वैसे ही ज्यादा काम दे रखा है। तो ये अगर थोड़ा बहुत कर देंगे ना, इन्हें रोको टोको नहीं, इन्हें करने तो जो करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर बीच में गलती कर दे तो थोड़ा सा मसाला सा दे दो, और कुछ नहीं है, जिसे चलता रहे। गलतियां होंगी, बात क्लियर होगी नहीं होगी? लेकिन बेटा जब बिजनेस का स्केल बड़ा होता है ना, तो गलतियां नहीं चाहिए बिल्कुल भी, गलतियां नहीं चाहिए बिल्कुल भी। वहां लग जाता है स्टैंडर्ड। वहां पे क्या होता है, लोग चाहिए कितने? 10 लोग। कितने चाहिए? 10। वो रखेंगे 15 रख। अब 15 कॉस्ट बढ़ा दी। अरे धंधा उस लेवल का है ना यार, क्या दिक्कत आ रही है? वो चाहते हैं कि अब कोई कमी नहीं होनी चाहिए धंधे में, कोई कमी नहीं होनी चाहिए प्रोडक्ट को बेचने में, किसी भी लेवल पे, किसी भी स्केल पर। मतलब क्या है, अब हमें पता है कि जितना हमें इनपुट चाहिए, हमने उससे ज्यादा इनपुट लगा रखा है, मतलब एक तरीके से ज्यादा मैन पावर लगा रखी है। तो यानी कि कोई काम तो नहीं रुकना चाहिए भाई, इस पेड़ में 5 लोग एक्स्ट्रा है ना, यानी कि काम तो नहीं रुकना चाहिए। यानी कि अगर फिर भी काम रुक रहा है तो कौन है इसका जिम्मेवार? तो वो जिम्मेवार ढूंढा जाएगा, नहीं ढूंढा जाएगा? बोलो हाँ या ना? वो जिम्मेवार को ही ढूंढना क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है कि किसके कारण ऐसा ड्रामा हो रहा है। भैया कुछ भी काम कर लो आप, अगर कहीं पर भी कमी आएगी ना, तो कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल है। और ऑब्वियस बात है, बजट में भी रिस्पॉन्सिबल होता है बंदा, बट बजट में हम रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते नहीं है। मतलब बजट में क्या सकते, तू रिस्पॉन्सिबल, चल निकल पहली फुर्सत में, समझे ना? यहाँ पर हम रिस्पॉन्सिबल बोलेंगे कि भाई तुम्हारे कारण कंपनी को ये लॉस हो रहा है, तुम्हारे कारण लागत बढ़ रही है, प्रॉफिट कम हो रहा है, क्यों हो रहा है तुम बताओ, और नहीं कर सकते तो निकलो यहाँ से पहली फुर्सत में, डाले मेल, डाल दे मेल तुम्हारे नाम की। ऐसे करेंगे वो, क्योंकि वहां पर मुंह पे रैपट नहीं मारे जाते, मेल मारे जाते, मेल, बड़े बड़े मेल, ले ले ले। बात क्लियर होगी नहीं होगी? आई बात में नहीं है, बोले फटाफट से, क्लियर है ये नहीं है? हाँ ये ना? तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग को डेवलप करता है। सामने मतलब रिस्पॉन्सिबल बंदों को बताता है कि उनकी कमियां, उनकी खामियां, उनकी वजह से फेवरेबल हो रहा है या एडवर्स सिचुएशन पैदा हो रही है, ये स्टैंडर्ड बता दिया। बजट में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप ऐसा समझ लो 100 बात की एक बात,
बजट छोटे धंधों पे लगता है और स्टैंडर्ड बड़े धंधों पे लगता है। ये बात क्लियर होती है? बोलिए हाँ या ना। तो याद है ना कि बजट स्टैंडर्ड में इतना अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। हालांकि हम इसको इन शब्दों को इंटरचेंज कर सकते हैं। क्लियर है? और दोनों ही प्री डिफाइंड कॉस्ट होती है। आया? क्या मेरी बात क्लियर हो गई? आई बस हमें नहीं आई? चले मेरे बेटे जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए अब ज्यादा वेट नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं किसकी? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की। ठीक है, फटाफट से किसकी शुरुआत करते हैं मेरे बेटा? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मैं बताऊंगा यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की, चिंता मत करो। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है, इसमें दो वेरिएंस आते हैं। ये सबको पता होगा अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ के बैठे तो। एक होता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, एक होता है मटेरियल यूसेज वेरिएंस। क्लियर है? फिर इसके अंदर दो आते हैं। फिर इसके अंदर दो आते हैं। कौन से? यूसेज में मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल फील्ड वेरिएंस। ठीक है, मैं को बताऊं, अगर ये दोनों मिलेंगे तो ये बनेगा, ये दोनों मिलेंगे तो ये बनेगा। ये बात क्लियर हो गई? तो कुल मिलाकर यहाँ पे कितने वेरिएंसेस हो गए? 5 वेरिएंसेस हो गए। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस। एक एक करके पकड़ना है हमें। बात क्लियर हो गई? तो अभी हम डिस्कशन पहले किसका करने वाले? इनका नहीं करेंगे मेरे बेटा जी, पहले हम इन तीनों का डिस्कशन करने वाले हैं। कितना? इन तीनों का डिस्कशन करने वाले हैं। चले बेटे शुरू करें। देखो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सबसे पहले किसकी मेरे बेटा जी? मटेरियल कॉस्ट। एग्जाम्पल के साथ ही बात करूंगा, बोलते भी रहूंगा और एग्जाम्पल ही बनाता रहूंगा। सपोज मान लो कि कोई प्रोडक्ट है, कोई प्रोडक्ट है ए, कोई प्रोडक्ट है ए। अब प्रोडक्ट ए जो है, ये प्रोडक्ट है, इसको बनाने के लिए मेरे को मटेरियल एक्स की रिक्वायरमेंट है। याद रखना यहां पर हमें प्रोडक्ट से मतलब फिलहाल नहीं है, हमें किससे मतलब है? हमें मतलब है मटेरियल एक्स से, हमें इससे मतलब है। ये बात क्लियर हो गई? सपोज मान लो हमने सोचा था, सोचा था का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड कॉस्ट। हमने सोचा था कि मटेरियल प्रोडक्ट ए को बनाने में मटेरियल एक्स चाहिए होगा 10 किलो और रेट लगेगा 7 रुपए पर केजी का। यानी कि इसकी एक यूनिट बनाने में, इसकी एक यूनिट बनाने में 10 किलो मटेरियल एक्स चाहिए और 1 किलो माल 7 रुपए का आता है। यानी कि टोटल 70 रुपए का माल मुझे चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब मुझे ये प्रोडक्ट बनाना है और इस प्रोडक्ट को बनाने में मुझे 10 किलो मटेरियल एक्स चाहिए और 7 किलो पर किलो का माल आएगा। ये मेरा स्टैंडर्ड था, ये मैंने सोचा था। बात क्लियर हो गई? अब आते हैं यहाँ पर एक्चुअल क्या हुआ, एक्चुअल पोजीशन या एक्चुअल कॉस्ट, ये एक्चुअल सिनेरियो। माल लग गया 12 किलो और रेट पड़ा 10 रुपए पर केजी। यानी कि 120 रुपए का माल पड़ गया टोटल। मतलब जहां मैंने सोचा था कि इसको बनाने में जो मटेरियल लगेगा वो 70 रुपए लगेगा एक यूनिट, उसकी एक यूनिट लगाने में लगा कितना? 120। अब तुम खुद बता सकते हो कि मैंने सोचा था 70 रुपए और लगा कितना? 120 रुपए। यानी कि कॉस्ट ज्यादा लग गई, कॉस्ट ज्यादा लग गई। कितनी ज्यादा लग गई? 50 रुपीज।
ये अच्छा है बुरा है, सर ज्यादा लग गई तो बुरा है, यानी कि क्या हो गया ये एडवर्स। कैसे निकाला मैंने, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, मैंने ऐसे करके निकाल दिया। मैंने जो सोचा था उससे ज्यादा लग गई, विच इज कॉल्ड एडवर्स इफेक्ट। अब मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, यानी कि ये मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ये मटेरियल कॉस्ट ये वाला वेरिएंस आने के पीछे क्या कारण हो सकता है? तो वो कारण मैंने लिखे हुए, तुम्हें दिख रहा होगा। देखो, क्वांटिटी बढ़ गई, अमाउंट बढ़ेगी क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा यूज हो रही है, तो 2 यूनिट ज्यादा यूज हो रही है, उनकी अमाउंट लग गई एक्स्ट्रा, ऊपर से रेट ज्यादा आ रहा है। यानी कि अगर मैं एक बात बोलूं, यानी कि या तो मतलब ये वेरिएंस होने के पीछे क्या कारण है? पहला, चेंज को डेल्टा लिख देना, चेंज इन यूसेज और चेंज इन प्राइस। समझ गए? प्राइस चेंज हो रहा है तो कॉस्ट वेरिएंस पैदा होगा, यूसेज क्वांटिटी चेंज हो रही है, चेंज इन क्वांटिटी भी लिख सकता हूं मैं, यहाँ पर मैंने यूसेज लिख दिया, क्लियर है नहीं है? क्वांटिटी चेंज हो रही है, यूसेज चेंज हो रहा है, क्वांटिटी यूज करनी थी आपको कम, कर ली ज्यादा, और रेट लगाना साथ का लगा दिया ज्यादा रेट, तो चेंज इन प्राइस होगा, चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन यूसेज होगा, क्वांटिटी यूसेज एक ही है, ठीक है ना? तो क्या होगा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पैदा हो जाएगा, या तो ये हो जाए या ये हो जाए या दोनों हो जाए। समझ गए ना? ये या दोनों कॉस्ट वेरिएंस पैदा हो जाएगा। ये बात समझ में आती है? क्लियर ही नहीं है? मैं बताता हूं, सुनो, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। अब देखो, अगर मैं बोलूं ये जो चेंज इन प्राइस है इसके रिस्पॉन्सिबल कौन है पता है? परचेज डिपार्टमेंट। इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है परचेज डिपार्टमेंट। भाई परचेज डिपार्टमेंट बैठा कौन है? परचेज मैनेजर बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? परचेज मैनेजर जिम्मेवार है कि भाई तेरे को बोला था 7 रुपए का लाने का है माल, और तू लाया कितने का? 10 रुपए का। भाई चेंज इन प्राइस तेरे कारण पैदा हो रहा है, कॉस्ट बढ़ गई, कॉस्ट बढ़ के प्रॉफिट कम हो गया, तेरे कारण, नालायक तेरे कारण हो रहा है, परचेज मैनेजर तेरे कारण। चांटे लगाऊंगा। बात क्लियर होगी? नहीं? मेल के समझ गए? आई बस में नहीं आई? बोलो हाँ या ना। तो ये क्या है? चेंज इन प्राइस किसके कारण? ये बंदा रिस्पॉन्सिबल है। यहां बवाल मचेगा ना, इसको पकड़ने का है, इसको मेल डालने की है। बात समझ में आई नहीं? रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोलो हाँ या ना। ऐसे यहां देखो, ऐसे यहां देखो, ठीक है? यहां पर कौन है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कौन बैठा हुआ है? प्रोडक्शन मैनेजर। समझ गए? यानी कि अगर तेरे को, अरे प्रोडक्शन वालों, फैक्ट्री वालों, क्या बोला था, क्या बोला था? 10 किलो माल यूज करने का, एक यूनिट बनानी है, 10 किलो मटेरियल एक्स यूज करेगा। तूने कितना कर लिया रे? 12 किलो कर लिया। 2 किलो ज्यादा क्यों करा रे? ज्यादा यूज कर रहा है भैया, 2 किलो ज्यादा माल यूज कर लिया, माल जल्दी खत्म होगा, लागत ज्यादा लग रही है हमारी कॉस्ट को प्रोडक्ट को बनाने में, और हमारी प्राइस बढ़ा नहीं सकते, नहीं तो प्रोडक्ट बिकेगा नहीं हमारा। तू क्या करवा के छोड़ेगा रे बाबा? है ये रिस्पॉन्स, इसको पकड़ो, चाटे मारूंगा। बात क्लियर हो गई नहीं होगी? मेल की, ये बात क्लियर हो गई नहीं होगी? ये प्रोडक्ट, ये है तुम्हारा क्या, ये दो कारण है जिसकी वजह से क्या पैदा होता है? कॉस्ट वेरिएंस। बोलो आए, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। और देखो, लिखा तो था तुमने, लिखा तो था मटेरियल प्राइस, मटेरियल यूसेज, दो कारण। क्वांटिटी में चेंज या प्राइस में चेंज होगा तो क्या पैदा होगा? कॉस्ट। और ये दोनों से भी ये बनेगा। बोला था नहीं बोला था मैंने? तो वही तो चीज मैंने यहां पर लिख दी। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? अब आज बात करते पहले हम किसकी? मटेरियल, मटेरियल प्राइस वेरिएंस की। देखो, ऊपर वाले एग्जांपल को बेस मानते हुए, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस का मतलब प्राइस चेंज हो गए तो यानी कि क्या बोलेंगे? डिफरेंस इन प्राइस, डिफरेंस इन प्राइस, प्राइस में कितना चेंज आया? कितना चेंज आया? बोलो। बोला था 7, पहले स्टैंडर्ड ही लिखा करो। सोचा था 7 और लगाया कितना? 10। ये है ना? ऐसे ही है ना? हाँ, 7 से 10। अपने को 7 बोला गया था, मतलब पता क्या है? डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हो?
स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट माइनस एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट, समझ गए? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, 7 माइनस 10 मल्टीप्लाई क्वांटिटी, मल्टीप्लाई क्वांटिटी, मल्टीप्लाई क्वांटिटी। अब देखो क्वांटिटी हम पे कितनी है? 2। क्वांटिटी कितनी हम पे? 2। एक है हमारे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक है हमारे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक है हमारे पास एक्चुअल क्वांटिटी। एक है स्टैंडर्ड जो सोची थी, एक है एक्चुअल जो यूज करी। अब हम किससे पूछ रहे हैं? अब हम परचेज मैनेजर से पूछ रहे हैं। हाँ भाई पता, चल तू ही बता, चल तू बता रहे। अरे लौंडे तू बता, किससे मल्टीप्लाई करूं? 10 से 12 से, स्टैंडर्ड थी एक्चुअल से। तो ये क्या बोलेगा परचेज मैनेजर? ये कहेगा अरे अब मौका मिला है बचने का बचूंगा बचूंगा। वो कहेगा देखो ऐसा है, आप मल्टीप्लाई करिए स्टैंडर्ड से 10 किलो। हम कहेंगे क्यों? जस्टिफाई करो, 10 किलो से क्यों, 12 से क्यों नहीं? तो कहेगा देखो ऐसा है, ये जो प्रोडक्शन वाले बंदे थे ना, ये है नलायक। ये कह रहा है ये है नलायक प्रोडक्शन वाले बंदे। अच्छा क्यों? क्यों नलायक बता रहा है तू इन्हें? देखो अगर ये 10 ही यूज करते तो मैं 10 किलो ही खरीदता। इन्होंने 12 किलो यूज करा, इन्होंने 12 किलो यूज करा तो मुझे 12 किलो खरीदना पड़ गया। अगर ये 12 किलो यूज नहीं करते तो मुझे 12 किलो खरीदना ही नहीं पड़ता। यही नहीं है। तो ये तो जो 2 किलो एक्स्ट्रा, 2 किलो खरीदा जा रहा है ना एक्स्ट्रा, वो इनके कारण खरीदा है, क्योंकि ये ज्यादा यूज करते हैं, ये ज्यादा यूज कर रहे हैं, इनकी वजह से खरीदा जा रहा है। इसलिए मेरी गलती 10 किलो तक की है, मेरी गलती 10 किलो तक की है। बाकी एक्स्ट्रा जो 2 किलो की गलती है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, ये ज्यादा यूज कर रहे हैं, इनकी वजह से खरीदना पड़ा मुझे। अब लगेगा तो आपको हाँ सही कह रहा है। अब पूछा क्या किसने? चल भाई चल, इसकी नहीं सुने तेरी भी सुनेंगे, चल बता। और एक काम करो, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट आओ, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट तुम भी आओ, सुनो। इसकी तुमने सुन ली ना? हाँ सुन ली थी, दूर बैठा हुआ तो सुन ली थी मैंने। इसकी सुनो अब, ये क्या कह रहा है? ये क्या है? मैं प्रोडक्शन मैनेजर कहेगा देखो ऐसा, ये तुम्हारा पागल बना रहा है बावला चौड़े में, ये बना रहा है बावला तुम्हारा चौड़े में, और तुम्हें बनना नहीं है, तुम्हें बनना नहीं है। इसको क्या मतलब मैं कितनी भी क्वांटिटी यूज करूं, मैं 10 से कम करूं, 10 करूं, 10 से ज्यादा करूं, इसको क्या मतलब? इसका काम क्या था? इसका काम ये था कि इसे जितनी क्वांटिटी खरीदने के लिए बोला जाए उसे अच्छे रेटों पे खरीदे, और जो रेट दिया गया उससे ही उससे कम में खरीदे। इसको तो ये काम दिया गया था, इसे जितना काम दिया गया वो काम करे। बात समझ में आई नहीं आई? क्लियर है ही नहीं है? क्लियर है? ये बोला गया था कि जो भी इसको बोला गया था मैं कुछ भी क्वांटिटी यूज करूं, इसको क्या मतलब? अब तुम दिमाग लगाओ, मतलब इसका कहना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कहना है, प्रोडक्शन का कहना है कि मान लो चलो मैं 10 किलो कहता कि मैं 10 किलो यूज करूंगा, मतलब मैं इसकी बात को बड़ा कर देता हूँ, ऐसा कहता चलो मैं इसकी बात को बड़ा कर देता हूँ, लेकिन सुनना कितनी बड़ी बात करूंगा मैं 10 किलो कहता खरीदने के लिए, 10 किलो खरीद लेता माल, ठीक है। और मुझे इमरजेंसी में 2 किलो माल की जरूरत पड़ती, तो मुझे इमरजेंसी में 2 किलो माल की जरूरत पड़ती, तो ये 25 रुपए का खर्च लाएगा मेरे लिए। फिर तो ये कह देगा कि इसकी वजह से हो रहा है जो हो रहा है, 25 किलो का माल इसकी वजह से खरीदा, मतलब कुल मिलाकर क्या है, गंदे तो हम ही हैं, नहीं। तो अगर देखा जाए, अब कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट, हाँ जी तुम बताओ क्या है, तब कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट बोलेगा देखो जी एज ए प्रोडक्शन मैनेजर बिल्कुल सही कह रहा है, इसको इसका क्या काम था, माल को सही रेटों में खरीदना, या कोई भी क्वांटिटी हो, 10 हो 12 हो 15 भी हो, जो हमने बोला वो क्वांटिटी सही रेटों में खरीदे, इसका यही काम था। हाँ यही काम था, इन्हें वो काम ही नहीं किया। हाँ इसे इन्हें एक्चुअली हमने क्वांटिटी कितनी यूज करी, 12, तो खरीदा कितना गया टेक्निकली 12 किलोमीटर, सॉरी 12 किलो माल खरीदा गया। बोलो आइए ना, तो इसका जो हर्जाना है ना 10 किलो से नहीं देगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी से नहीं देगा, एक्चुअल क्वांटिटी से देगा हर्जाना बनाइए। क्लियर ही नहीं है? इसको उल्टी तरीके से समझते जो कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट ने बताया। कहता अच्छा मान लो चलो यहाँ 10 की जगह 9 किलो होता, मतलब यूज करना था 10 किलो माल, इन्हें यूज करा 9 किलो माल, एक्चुअली 9 किलो, 12 की जगह 9 कर देता मैं, सॉरी 10 और यहाँ 9, तो मतलब माल 10 किलो यूज होना था और माल कितना यूज हुआ 9 किलो। तब क्या कहते हैं, तो अब इस पूछना इससे सवाल, हाँ भाई परचेज मैनेजर अब किससे मल्टीप्लाई करूं,
10 से कर दूं कि 9 से करूं? बोलो। तभी बोलेगा नो। तो ये क्या, ये बंदा ये नालायक है, इसे जहां अपना फायदा दिखेगा ये वो बोल देगा। आप समझे भैया? कुल मिलाकर कहानी समझो, क्वांटिटी कम खरीदी गई है, क्वांटिटी जितनी खरीदी गई, जितनी खरीदी गई होगी क्वांटिटी वो ज्यादा रेटों में खरीदी गई है, उसका सारा ब्लेम, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है देगा हरजाना। आया ही नहीं आया समझ में? क्लियर है ही नहीं है? ठीक है। तो यानी कि डिफरेंस इन प्राइस और क्वांटिटी कौन सी आएगी? एक्चुअल क्वांटिटी। समझ गए? स्टैंडर्ड नहीं आएगी, जितनी वो खरीदेगा एक्चुअल क्वांटिटी। वैसे यहाँ लिखा जाता है परचेज, लेकिन इसके बारे में थोड़ी टिप्पणी करूंगा। एक्चुअल क्वांटिटी लिखते हैं, ज्यादा लंबा चौड़ा फॉर्मूला नहीं लिखते हैं। डिफरेंस प्राइस, तो एक्चुअल क्वांटिटी कितनी थी बेटा? बोलो फटाफट से। एक्चुअल क्वांटिटी, और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी थी? 12 किलो। तो लगाना जरा मेरे बेटा जी, 7 माइनस 3 7 माइनस 10 माइनस 3 और माइनस 3 12 3 36, तो ये निकलेगा तुम्हारा माइनस का 36। और माइनस का मतलब क्या हुआ? एडवर्ड्स। मतलब पता क्या है? मतलब ये है कि 50 रुपए का जो डिफरेंस आया है ना, जो 50 रुपए का वेरियंस पैदा हुआ है, वो 50 रुपए का जो वेरियंस पैदा हुआ है उसमें 36 रुपए का जो वेरियंस है वो परचेज मैनेजर की वजह से पैदा हुआ है, परचेज डिपार्टमेंट की वजह से पैदा हुआ है, वो प्राइस वेरियंस। बात क्लियर हो गई? हाँ जी बेटा। तो इसी तरीके से अब हम निकालेंगे मटेरियल यूसेज वेरियंस। कौन सा वेरियंस निकालेंगे? मटेरियल यूसेज वेरियंस। ठीक है। और मैंने क्या बोला था कि जो मटेरियल यूसेज वेरियंस है ये कुछ नहीं है, ये क्वांटिटी ही वेरियंस है। क्या है बेटा जी? क्वांटिटी वेरियंस है। आइए जरा इसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं फटाफट से। चर्चा उतनी करेंगे जितनी हजम हो जाएगी, समझिए। ज्यादा बातें बोलते हैं तो कई बार कंफ्यूजन रेस होती है। देखो ये रहा, जैसे हमारे क्वेश्चन में क्या था कि प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? मटेरियल एक्स चाहिए। तो प्रोडक्ट ए की 1 यूनिट बनाने के लिए हमें मटेरियल एक्स चाहिए। तो स्टैंडर्ड डिसाइड हुआ था कि भैया 10 किलो लगना चाहिए मटेरियल। कितना मटेरियल लगना चाहिए? 10 किलो मटेरियल लगना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में हमने कितना लगाया? 12 किलो लगाया। यानी कि स्टैंडर्ड दे दिया गया था कि 10 किलो में हमारी 1 यूनिट बनके तैयार हो जाएगी, लेकिन एक्चुअल में कितना लग रहा है माल? 12 किलो। यानी कि पता क्या है, इसका हम जवाब मांगेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की बात करेंगे, इसका हम जवाब मांगेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के प्रोडक्शन मैनेजर से बोलेंगे हाँ भाई इधर को आ, पता तेरे को बोला गया था ना 10 किलो। अब वो लपड़ झपड़ कितनी भी इमोशनल बातें करे, आपको उसकी इमोशन से बिल्कुल भी नहीं बहने का, क्योंकि मैंने बोला था जो स्टैंडर्ड होता है ना, वो स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि पास्ट एक्सपीरियंस प्लस आज का सिनेरियो। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? लेकिन जो बजट होता है वो बजट सिर्फ पास्ट और पास्ट होता है, उसमें आज का सिनेरियो एडिट नहीं होता है। तो स्टैंडर्ड हमने बोला कि भैया आज के जमाने के अकॉर्डिंग ही तो बताया 10 किलो माल लगेगा, लेकिन तू लगा कितना रहा है? तू तो 12 किलो माल लगा रहा है यार, तूने 2 किलो माल एक्स्ट्रा लगा दिया, मतलब तेरे से माल झिल नहीं रहा है। बात समझ रहे हो? आप कहीं ना कहीं हमारा माल खराब कर रहे हो, और माल खराब करने का मतलब है हमारी लागत बढ़ रही है, हमारा खर्चा बढ़ रहा है, और खर्चा बढ़ेगा तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो तेरे कारण कंपनी का प्रॉफिट कम हो रहा है। जवाब दे, जवाब दे। तो ये जो 2 किलो है ना, ये 2 किलो जो एक्स्ट्रा हुआ तेरी सैलरी से काटा जाएगा पैसा। इसे बोलते हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मतलब तूने माल कितना यूज किया, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, कि तेरी वजह से वेरिएंस आया। हाँ, अगर तू कम क्वांटिटी में वही सेम स्टैंडर्ड की क्वालिटी हमें दे देता, समझ रहे हो, वही प्रोडक्ट ए बना के दे देता सही, और कम क्वांटिटी के अंदर, तो हम कहते हैं अरे तू तो बहुत अच्छा आदमी निकला, तूने हमारी लागत बढ़ा दी, लागत घटा दी और प्रॉफिट बढ़ा दिया। तो यानी कि अगर मैं बात करूं यूसेज वेरिएंस में, हम क्या बोलेंगे? जैसे हम प्राइस वेरिएंस में डिफरेंस प्राइस लेते थे, तो यहां पर हम क्या लेंगे? डिफरेंस इन क्वांटिटी, डिफरेंस इन क्वांटिटी। अब देखो मैंने क्या बोला, क्वांटिटी की मल्टीप्लाई किससे करोगे? प्राइस से। देखो सीधी सीधी कहानी इतनी समझो, प्राइस से मल्टीप्लाई किसकी हो रही? क्वांटिटी से। तो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किसकी होगी? प्राइस से। बोलो हाँ या ना? अब प्राइस कौन सा लेंगे? तो बेटा याद रख लेना, स्टैंडर्ड प्राइस। कौन सा प्राइस? स्टैंडर्ड प्राइस। मैं आपको एक बात और बोल देता हूँ मेरे बेटा जी, ज्यादातर हर जगह स्टैंडर्ड प्राइस से ही मल्टीप्लाई होगी। अगर मैं आपको गुरु मंत्र दे शॉर्टकट बताना चाहूँ तो ज्यादातर स्टैंडर्ड प्राइस से, स्टैंडर्ड रेट से ही मल्टीप्लाई होगी, एक्चुअल रेट से मल्टीप्लाई कम जगह होगी। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई क्यों करा गया? क्योंकि प्रोडक्शन मैनेजर बोलेगा कि देखो जी हमें सिर्फ क्वांटिटी का वेरिएंस झेलना है, हमने जो हमने एक्स्ट्रा यूज किया सिर्फ उसका ही हमें नुकसान झेलना है। बात क्या हो गई? जो प्राइस का डिफरेंस है, जो
प्राइस का डिफरेंस है वो हमारे हत्थे में नहीं है, हम 10 रुपए के अकॉर्डिंग नहीं देंगे। बात क्लियर होगी नहीं होगी? ये तो प्राइस ज्यादा लागत लग रही है उसके कारण, किसके कारण? परचेस मैनेजर के कारण। हम तो इसलिए स्टैंडर्ड रेट के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे जो आपका डिसाइडेड रेट था। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? डिफरेंस इन क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। क्लियर है? अब देखो मैंने क्या बोला था, हमेशा स्टैंडर्ड क्वांटिटी पहले रखना और एक्चुअल क्वांटिटी बाद में, एक्चुअल बाद में, इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। बात क्लियर हो गई? तो बताइए फटाफट से क्या निकला यहाँ पर आपका मामला? स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी डिसाइड हुई थी? 10, और लगी कितनी? 12। तो ये आपको हो जाएगा 10 माइनस 12 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? 7 रुपए। बात क्लियर होगी नहीं होगी? 10 12 स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? 7 रुपए। यानी कि कितना हो गया देखो टोटल, ये आपका आ गया 10 माइनस 2 माइनस का 14 एडवर्ड्स। क्या गया ये? माइनस मत लिखना, 14 लिख देना और एडवर्ड्स लिख देना। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? अब ये देखो आप जरा, मैंने क्या बोला था, इधर आओ जरा टॉपर फटाफट से। मैंने बोला था कि कॉस्ट वेरियंस का मतलब क्या है? अगर तुम प्राइस वेरियंस और मटेरियल यूसेज वेरियंस को मिला दोगे, प्राइस वेरियंस और यूसेज वेरियंस को मिला दोगे तो क्या बनेगा तुम्हारा? कॉस्ट वेरियंस बन जाएगा। अब तुम खुद दिमाग लगाओ, तुम्हारा कॉस्ट वेरियंस कितना आया था? 50 रुपए एडवर्ड्स, मतलब 50 रुपए तुम्हारी ज्यादा लागत लग रही है। अब तुम ये देखो, तुम्हारा प्राइस वेरियंस कितना है? 36 एडवर्ड्स, और ये कितना है? 14 एडवर्ड्स। तो 13 और 14 दोनों एडवर्ड्स है, एडवर्ड्स एडवर्ड्स ऐड हो जाएंगे। जैसे नेगेटिव नेगेटिव प्लस होते हैं ना, ऐसे एडवर्ड्स एडवर्ड्स ऐड कर दो। 36 और 14 प्राइस और यूसेज कितना हो गया तुम्हारा? ये 50, और कॉस्ट वेरियंस आ कितना रहा है तुम्हारा? 50। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? हेंस प्रूव्ड। बात क्लियर हो गई? तो हमने किसकी बात कर ली मेरे बेटा जी? पहले कॉस्ट की बात करी। कॉस्ट का जो डिफरेंस बनता है वो प्राइस वेरियंस से बनता है और क्वांटिटी वेरियंस से बनता है, मतलब यूसेज वेरियंस से बनता है। बात क्लियर हो गई? अब पता क्या होता है, मटेरियल यूसेज वेरियंस के अंदर भी दो वेरियंसेस आते हैं। कितने वेरियंसेस आते हैं मेरे बेटा जी? दो वेरियंस आते हैं। यहाँ पर मैं तुम्हें एक बात पहले बोलना चाहूंगा, तुम्हें क्या बोलूंगा, अभी एक बार तुम ये फॉर्मूलों को समझ लो जैसा मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। अभी तुम इस फॉर्मूलों को समझ लो जैसा मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। बात क्लियर होगी नहीं होगी? उसके बाद देखना जब एक बार पूरा क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे ना जैसा मैंने सिखाया है, मैं तुम्हें गुरु मंत्र देने वाला हूँ, एक शॉर्टकट बताने वाला हूँ, बस करो और बात खत्म हो जाती है। ठीक है, मतलब आपका आंसर 5 मिनट में, 5 से 7 मिनट के अंदर आंसर आ जाएंगे सारे के सारे। बात क्लियर होगी नहीं होगी? पके पकाए नंबर मिलने वाले तुम्हें, पके पकाए नंबर। आई बस में नहीं आई? चलो जी आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले मेरे बेटे जी किसकी? मटेरियल मिक्स वेरियंस, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, मटेरियल मिक्स वेरियंस, मटेरियल यील्ड वेरियंस। ठीक है, अब देखो मटेरियल यूसेज में दो बातें आई थी, मटेरियल मिक्स, मटेरियल यील्ड वेरियंस। देखो एक बात याद रखना, मटेरियल मिक्स वेरियंस तभी आ सकता है, दोबारा बोल रहा हूँ, मटेरियल मिक्स वेरियंस तभी आ सकता है जब एक प्रोडक्ट को बनाने में एक से ज्यादा रॉ मटेरियल का प्रयोग होता हो। जैसे कि अगर मैं बात बोलूं मेरे एग्जांपल में कि प्रोडक्ट ए को बनाने में खाली मटेरियल एक्स का ही यूज हो रहा था, प्रोडक्ट ए को बनाने में खाली मटेरियल एक्स का ही यूज हो रहा था, मतलब एक ही मटेरियल का यूज हो रहा था, तो इस कंडीशन में कोई मिक्स वेरियंस नहीं आएगा। बात क्लियर होगी नहीं होगी? जैसे मटर पनीर में मटर और पनीर, मतलब आप समझे वो सब्जी जाने मटर और पनीर थे, तो कितने मटेरियल आ रहे हैं? आप देख 2 मटेरियल आ रहे हैं। कितने मटेरियल आ रहे हैं? 2 मटेरियल आ रहे हैं वहां पर तुम्हारे। बात क्लियर होगी नहीं होगी? तो इसे बोलते हैं मटेरियल मिक्स वेरियंस। क्लियर ही नहीं है कि मेन 2 मटेरियल है, मतलब जहां पर एक से ज्यादा मटेरियल, मतलब मिनिमम 2 मटेरियल यूज होते हैं वहीं मिक्स वेरियंस आएगा, और जहां एक मटेरियल हो वहां मिक्स वेरियंस नहीं आएगा। अब अपने कॉमन सेंस का यूज करना, अगर एक ही मटेरियल यूज होने वाला है तो मिक्स वेरियंस नहीं है, मतलब मिक्स वेरियंस क्या है? 0। तो यानी कि क्या सीखा हमने कि मटेरियल यूसेज वेरियंस और मटेरियल यील्ड वेरियंस दोनों सेम है, क्योंकि ये तो है ही नहीं, तो ये नहीं है तो जो ये है वही है, जो ये है वही ये है। बोलो हाँ या ना? क्या आपके पास समझ में आई है नहीं है? ये तो तुम्हें कॉमन सेंस लगा के बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि इन दोनों को मिलाकर ये बनेगा। जब ये है ही नहीं तो ये दोनों सेम ही रहने वाले हैं। बात क्लियर हो गई ना? तो आइए अब मैं बात करूंगा तो मटेरियल मिक्स वेरियंस की, मटेरियल यील्ड वेरियंस की। लेकिन एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन को अपने मद्देनजर लगा के चलते हैं, मतलब एक पहले क्वेश्चन को लेके चलेंगे साथ में और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। उसके अंदर मटेरियल कॉस्ट, प्राइस, यूसेज सारे वेरियंस निकालेंगे और मिक्स और यील्ड की चर्चा भी उसी क्वेश्चन के अंदर हम कर लेंगे। बात क्लियर होगी नहीं होगी? बात क्लियर हो गई? आज तुम्हारे लिए मैंने आपकी बुक का ही इलस्ट्रेशन नंबर 3 खोला हुआ है। अगर तुम इलस्ट्रेशन नंबर 3 को देखोगे तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 के अंदर क्या लिखा हुआ है मेरे बच्चों, फटाफट देखना। यहाँ पे लिखा हुआ है द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ केमिकल मिक्सचर इज एज फॉलो।
आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट दे रखी है एक केमिकल मिक्सचर की, मतलब ये आपको जो डिटेल दे रखी है स्टैंडर्ड डिटेल है, ठीक है ना, मतलब पास्ट एक्सपीरियंस प्लस आज का सिनेरियो इसके अंदर एडेड है। 40% मटेरियल लगेगा ए का 20 रुपए पर किलो के अकॉर्डिंग, 40 किलोमीटर लगेगा बी का 30 रुपए पर किलो के अकॉर्डिंग। आप ऐसा समझो कि जैसे 40 किलो माल ये लगाओ, 60 किलो माल ये लगाओ, मतलब 100 किलो माल लगा रहे हो तुम, 100 किलो माल लगाने के लिए 40% ये लगेगा और तुम्हारा 60% ये लगेगा, तो 40 किलो माल और 60 किलो माल ये लगाओगे तो तुम्हारा क्या निकलेगा, प्रोडक्ट निकलेंगे, अच्छा मतलब माल बनेगा तुम्हारा। लिखा है अ स्टैंडर्ड लॉस 10% ऑफ द इनपुट इज एक्सपेक्टेड इन प्रोडक्शन। कह रहे हैं कि जब तुम माल लगाते हो तो 10% माल तुम्हारा बर्बाद खराब होगा ही होगा। जब तुम माल लगाओगे तो 10% माल तुम्हारा बर्बाद खराब होगा ही होगा। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं ओरली कैलकुलेशन कराऊं तो जैसे मैंने बोला 100 किलो माल लगाया तो 100 किलो का 10%, 10 किलो खराब होगा ही होगा। इनकी मेरा जो आउटपुट आएगा, मैंने इनपुट लगाया है 100 किलो, मतलब माल लगाया है 100 किलो, मैं बाहर निकाल रहा हूँ 90 किलो माल। क्लियर है? द कॉस्ट रिकॉर्ड फॉर अ पीरियड शो द फॉलोइंग यूसेज। कह रहे हैं कि भैया जो एक्चुअल में हुआ है खर्चा वो ये हुआ है, 90 किलो माल लगाया है ए का 18 रुपए के अकॉर्डिंग, 110 किलो माल लगाया है बी का 34 रुपए के अकॉर्डिंग, एंड द क्वांटिटी प्रोड्यूस वाज 182 kg फॉर द गुड प्रोडक्ट। मतलब कह रहे हैं कि हमने 182 किलो अच्छा माल बना के तैयार करा है। कह रहे हैं मटेरियल कॉस्ट वेरियंस, प्राइस वेरियंस और यूसेज वेरियंस निकाल दो। इन्होंने मांगे 3 है बट निकालेंगे हम 5, क्योंकि यहाँ पर हम मटेरियल मिक्स वेरियंस भी निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं मटेरियल मिक्स वेरियंस? मटेरियल में इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा मटेरियल यूज हो रहे हैं, 2 मटेरियल यूज हो रहे हैं। बात क्लियर हो गई? हाँ, खाली मटेरियल ए होता, खाली मटेरियल बी होता तो खाली 3 ही वेरियंस में हमारा काम खत्म हो जाता है, मिक्स और ईल्ड की जरूरत नहीं पड़ती। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? बहुत आराम से समझते रहे चीजों को, बहुत स्मूथली लेके चलेंगे कॉन्सेप्ट को हम अपने, ठीक है। और बेटा अगर समझ में आए तो प्लीज प्लीज जितनी प्रैक्टिस कर सको अपने PYQs में, अपने RTP में, अपने सजेस्टेड में, अपने स्टडी मॉड्यूल में, ठीक है ना, और आपके टेचरों द्वारा दिए गए क्वेश्चन बैंक से प्लीज करिएगा। और अगर आपको कहीं भी परेशानी आती है तो प्लीज मुझे बताइएगा। क्लियर है नहीं है? मेरे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा तो कृपया करके उसे आप ज्वाइन करिए। आप वहां पर अपनी क्वेरी को सेंड आउट करिए, समय रहते मैं उसे बिल्कुल सॉल्व करूंगा, ठीक है। चलिए तो फटाफट हम क्या करते हैं, इलस्ट्रेशन में 3 लिखते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिटेल्स बना लेते हैं। क्या? डिटेल्स, डिटेल्स फॉर मटेरियल वेरिएंस, इसे आप टेबल फॉर मटेरियल वेरिएंस भी कह सकते हो। ठीक है, चलिए बेटा देखो यहाँ पे पता है क्या है, जो हमें स्टैंडर्ड दे रखा है, आप पहले वो लिखो जो हमें स्टैंडर्ड दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे लिखो क्वांटिटी, यहाँ पे लिखो प्राइस, और यहाँ पे लिखो एक्चुअल जो बता रखा है, क्वांटिटी और प्राइस। ठीक है, अब देखो आपको क्या बता रखा है जरा देखना, यह है ए, यह है बी। पहले क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 40 किलो ये लगाओ, मतलब 40%, 60 किलो ये लगाओ, इनकी 60%, टोटल किलो कितना लगाओ, 100 किलो माल लगा दो। यानी 10% तुम्हारा बर्बाद होगा, मतलब नॉर्मल लॉस है, होना ही होना है, मतलब 100 का 10, तो यानी कि हमारा आउटपुट कितना आएगा, 90। यानी कि ये हमारा इनपुट है तो ये हमारा आउटपुट है। बात क्लियर हो गई? ये हमारा इनपुट है तो ये हमारा आउटपुट है। लगेगा 100, 10 बर्बाद होगा तो 90 बाहर आने वाला है हमारा। ये बात क्लियर हो गई? आगे चले। अच्छा, स्टैंडर्ड रेट इन्होंने कितना दे रखा है जरा एक बार देख लेते हैं, 20 और 30, तो 20 किलो ये और 30 किलो ये दे रखा है पर किलो का रेट। अच्छा, एक्चुअल में कितना लगाया है आपने, 90 लगाया है ए का और 110 लगाया है इतना, तो टोटल आपने जो क्वांटिटी लगाई है वो 200 लगाई है इनपुट, और आउटपुट तुमने निकाला है 182, ये तुम्हारा बोला हुआ है। अच्छा, एक्चुअल रेट कितना दे रखा है इन्होंने, 18 और 34 का, तो 18 मैंने यहाँ लिख दिया, 34 मैंने यहाँ लिख दिया। बात क्लियर हो गई? पर जैसे डिटेल दे रखी है मैंने उस डिटेल को वैसे लिख दिया स्टैंडर्ड। अब पता है क्या है, देखो मैं जैसे एक बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल की बात करता हूँ, तुम सारे बच्चे जो CA CA में इंटर में हो, अब बताओ
मैं तुमसे पूछूं कि बेटा इस वक्त मैं तुम्हें बोलूं कि बेटा 12वीं में तुम कितने मार्क्स ला सकते हो अगर अकाउंट का पेपर सोल्व करने का मौका दिया जाए, तो तुम कहोगे सर फाड़ देंगे फाड़ देंगे, 12वीं के पेपर में फाड़ देंगे हम। क्यों सर? हमने उस टाइम पे तो इतनी मेहनत नहीं करी थी, आज जितनी मेहनत आप करवा रहे हो ना, अगर उस टाइम पे कर ली होती था टॉप मारता टॉप। ऐसा होता ही नहीं होता, सीधी कहानी ये नहीं है। यानी कि तुम अब, लेकिन अब तुम 12वीं वाले से जाके पूछो, हाँ भाई क्या हालात है तेरे, तो भैया फट रही बढ़िया भैया, भैया बस की ना हो रही, भैया पता ना पास होगा फेल होगा। आप समझ पा रहे मेरी बातों को? आप जिस लेवल से निकल चुके हो ना, आपको वो लेवल कुछ लग नहीं रहा, ठीक है ना। लेकिन अब मैं आपसे पूछूं कि बेटा सीए इंटर कॉस्ट अकाउंट है सर वही हालत है जो 12वीं वाले की हालत है सर। सर बिल्कुल भी नहीं बनेगा सर, कैसे करूं मैं सर? सही बात है। मैं आपको इसे ये समझाना चाह रहा हूँ कि बेटा एक्चुअल में ना आपका और 12वीं वाले का जो कंपैरिजन है वो हो नहीं सकता, सबकी अपने अपने लेवल में फटी पड़ी होती है। बात क्लियर होगी नहीं होगी? तो यानी कि अगर मैं 12th के बच्चे को 10th के बच्चे को कंपैरिजन करूंगा तो कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। बात क्लियर हो गई? तो यानी कि कंपैरिजन करने के लिए सेम बेस होना जरूरी है। यानी कि अगर मैं बात बोलूं ना कि अगर तुम्हें अपना कंपैरिजन करना है तो सीए इंटर के बच्चे, अगर तुम सीए कर रहे हो तो सीए इंटर के बच्चे से कंपैरिजन करो या सीएमए के बच्चे से कर सकते हो, और सीएमए कर रहे हो तो सीएमए इंटर के बच्चे से कंपेयर करो या सीए के इंटर के बच्चे से कंपेयर करो। बेस सेम होना चाहिए। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? आप उथल पुथल फाउंडेशन वाले से करोगे कि अपना कंपैरिजन? तेरे तो फाउंडेशन भी ना हो रही, क्यों? तुम क्लियर करके बैठे हुए हो, अब उससे आगे पूछो फाउंडेशन कैसे ना हो रही उससे। बात क्लियर हुई नहीं हुई? आई समझ में नहीं आई? तो मैं यहाँ पर वही वाली बात बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड क्या है, यहाँ पे स्टैंडर्ड है 90 आउटपुट का, 90 किलो आउटपुट का स्टैंडर्ड है, क्लियर है। लेकिन जो एक्चुअल डेटा है वो किसमें, वो 182 किलो का आउटपुट है। मतलब ये बेस से नहीं है, बोलो हाँ या ना। ये 182 किलो का आउटपुट है और ये 90 किलो का आउटपुट है, ये दोनों का बेस सेम नहीं है। हमें बेस क्या करने पड़ेंगे मेरे बेटे जी? इक्वल करने पड़ेंगे। बेस क्या करने पड़ेंगे मेरे बेटे जी? इक्वल करने पड़ेंगे, क्योंकि देखो हमें स्टैंडर्ड का एक्चुअल से कंपैरिजन करना पड़ता है, स्टैंडर्ड का एक्चुअल से कंपैरिजन करना पड़ता है। तो हमारे पास जो एक्चुअल है वो कितना है? 182 के 182। हमारे पास हमारे पास जो एक्चुअल है वो कितना है? 182 किलो का आउटपुट के अकॉर्डिंग है, तो हम स्टैंडर्ड भी 182 के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। बात क्लियर होगी नहीं होगी? ठीक है। तो बेटा एक बात याद रखना, अब हम निकालेंगे रिवाइज स्टैंडर्ड। क्या बनाएंगे बेटा जी? रिवाइज स्टैंडर्ड बनाने वाले हैं। जोर से बोलो क्या बनाने वाले हैं? रिवाइज्ड स्टैंडर्ड। रिवाइज स्टैंडर्ड। अब यहाँ पे लिखेंगे क्वांटिटी और यहाँ पे लिखेंगे प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस तो तुम्हारा वही रहने वाला है जो डिसाइडेड हो चुका था, कितना? 20 और 30, क्लियर है। बस क्वांटिटी में चेंजेस आएगा तुम्हारे, कितना आएगा देखो ये। अब देखो रिवाइज स्टैंडर्ड निकालने के लिए क्या करोगे, क्या लिखेंगे? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। बहुत आसान है। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ए के लिए, ठीक है ना। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ तुम्हें, इधर देखो। सीधी सिंपल मैथमेटिक्स है जो तुमने ऑलरेडी अपने बचपन में सीखी हुई है। बताओ 90 किलो आउटपुट निकालने के लिए, बोलो 90 किलो आउटपुट निकालने के लिए तुम ए कितना लगा रहे हो? 40 किलो लगा रहे हो। दोबारा बोलो 90 किलो आउटपुट निकालने के लिए ए कितना लगा रहे हो? 40 किलो लगा रहे हो। बोलो हाँ ये ना। तो अगर मैं बोलूंगा 182 का आउटपुट निकालने तो कितना लगाओगे? आ जाओ। देखो जी, तुम्हारे बचपन में ऐसे सिखाते थे टीचर, बेटा देख 90 किलो के लिए क्या बोलोगे? 90 किलो के लिए तुम कितना आउटपुट लगाते थे? 40 किलो ए लगाते थे। तो अगर मैं बोलूं तेरे को 182 केजी निकालना है आउटपुट, तो क्या निकालेगा? 182 मल्टीप्लाई 40 डिवाइडेड बाई 90। ये करेगा नहीं करेगा? हाँ सर करेंगे। तो आ गया ना 182 मल्टीप्लाई 40 डिवाइडेड बाई 90 इज इक्वल टू व्हाट? कैलकुलेटर 182 मल्टीप्लाई 40 डिवाइडेड बाई 90, तो ये निकल गया बेटा हमारा 80.89 स्टैंडर्ड। मतलब अगर 90 लगाना था तो 90 के लिए 40 चाहिए था, तो 182 के लिए मुझे इतना ए चाहिए। ऐसे बी लगा दो। ये देखो 90 90 निकालने के लिए बी कितना चाहिए बेटा जी? सिंपल बोलो 60। तो 182 के लिए कितना चाहिए होगा बी? इंटू 60 डिवाइडेड बाई 90। ये चाहिए हमें 121.33, लिख दे। ये चाहिए हमें 80.89, ये चाहिए हमें 121.33। जरा जोड़ना बेटा, 80.89 121.33, मतलब कुल मिला के हमें चाहिए 202.22। अब देखो स्टैंडर्ड क्या कहता है
कि 10% नुकसान होगा। एक काम करो, उसका 10% लेस करना, 20 निकलेगा। देखो कितना निकलेगा, ये 182 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। आप समझ गए, इस बात समझे नहीं समझे? कि देखो अब देखो बेस सही में हो गया नहीं हो गया। 182 निकालने के लिए, सुनो मेरी बात, 182 निकालने के लिए मैंने ये लगाया एक्चुअल, लेकिन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 182 निकालने के लिए ये लगाना चाहिए था। समझ गए मेरी बातों को? ये स्टैंडर्ड, अब बेस सेम हो गया ना, अब मैं इनका कंपेरिजन कर पाऊंगा, ठीक है ना। तो ये तुम्हें रिवाइज स्टैंडर्ड कब निकालना है, रिवाइज स्टैंडर्ड कब निकालना है, दिमाग में भर लेना। रिवाइज स्टैंडर्ड तुम्हें कब निकालना पड़ेगा, जब एक्चुअल और स्टैंडर्ड का जो आउटपुट है ना, जो रिजल्ट है वो डिफरेंट है, ठीक है ना। अगर ये डिफरेंट है तो तुम्हें इनको, अगर मान के चलो ये 182 के अकॉर्डिंग होता, 90 हो गया 182 होता, तो मुझे ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, तो मैं इसी स्टैंडर्ड पे काम कर देता। बात क्लियर हो गई नहीं होगी? रिवाइज स्टैंडर्ड तभी निकलेगा जब एक्चुअल का आउटपुट और स्टैंडर्ड का आउटपुट डिफरेंट है। बात क्लियर हो गई? लिख लेना हिंदी में, आया ही नहीं आया, अदरवाइज कोई नीड नहीं पड़ने वाली तुम्हें। बात क्लियर हो गई? आ गया? तो यहाँ पे लिखेंगे हम स्टैंडर्ड, रिवाइज स्टैंडर्ड और एक्चुअल। ये बात क्लियर हो गई? देखो स्टैंडर्ड की वर्डिंग चलेगी तो 182 ही आ रहा है हमारा। चलो अब देखो यहाँ पर, यानी कि यहाँ पे रिवाइज, यहाँ पे एक बात और बोल देता हूँ, यहाँ पे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब क्या है? यहाँ पे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का पूरा मतलब है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट निकालने के लिए कितना स्टैंडर्ड क्वांटिटी चाहिए, समझ गए मेरी बात होगा? ठीक है। अब देखो तुम्हें रटने का है तो रट लो, अदरवाइज मैंने आपको समझा दिया। अब इसका अगर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का फॉर्मूला तुम्हें याद करना है, RSQ का फॉर्मूला याद करना है, तो तुम क्या कर सकते हो बताओ? देखो 182 क्या है, एक्चुअल आउटपुट, मल्टीप्लाई 90 क्या है, स्टैंडर्ड आउटपुट, और ये 40 या 60 क्या ले लो, इसका मतलब क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर वन टाइप ऑफ रॉ मटेरियल। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट, ये हो गया एक्चुअल, स्टैंडर्ड, और वन टाइप ऑफ क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्वांटिटी चाहिए एक, अगर एक बढ़ के चाहिए, ठीक है। बात क्लियर हो गई? अब देखो ये पता है, इतनी चर्चा से ना तुम्हारे निकलने शुरू हो जाएंगे, 3 वेरिएंस निकल जाएंगे तुम्हारे, निकाले वेरिएंस, ठीक है। पहले निकालते हैं मटेरियल, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। देखो मटेरियल प्राइस वेरिएंस में मैंने क्या बोला था, ए और बी, सीधी बात, नो बकवास। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, ये स्टैंडर्ड रेट, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस, ऐसे यहाँ, क्योंकि मैंने ये यहाँ लिखना चाहिए था मुझे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस स्टैंड एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। अब देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है इसकी, ए की 80.89 इंटू 20, 80.89 मल्टीप्लाई 20 और 121.33 मल्टीप्लाई 30, जितना मुझे याद है, अभी क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे, चिंता ना करो। 121 पॉइंट, हाँ ठीक है। अब एक्चुअली कितना, 90 18 110 34, 90 18 110 34, वन, ये रफ लिख सकता हूँ मैं, चलो। ये आपका आ रहा है 1 16 17.18, ये आपका आ रहा है 1620, तो ये आपका निकला कुल मिलाकर नेगेटिव का 2.2 एडवर्स, 121.33 मल्टीप्लाई 30
ये आपको आगे 3640 मल्टीप्लाई 110 इंटू 34 3340। ये आपका आ गया 100 एडवर्ड्स, 102.2 एडवर्ड्स। ये आपका आ गया मटेरियल प्राइस वैल्यू। बात करें, अब आगे चलते हैं। मटेरियल प्राइस के बाद क्या आएगा आपका? मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मैंने प्राइस लिख दिया था क्या? अरे नहीं 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 बेटे, ये मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है, मेरे दिमाग में प्राइस ही चलता रहता है। अब आएगा इसके दो पार्ट, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ठीक है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस क्या होगा? डिफरेंस इन प्राइस, कितना प्राइस रखना था, कितना लगा, इनटू इसकी हर जाई देनी पड़ेगी परचेस मैनेजर को, एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, हाँ जी। तो डिफरेंस इन प्राइस, डिफरेंस इन प्राइस का मतलब क्या है कि इतना प्राइस रखना चाहिए था, लगा इतना 18, तो यानी कि लगना था 20, लगेगा 18, बात क्लियर हो गई। और लगना था 30, लगा 34, बात क्लियर हो गई। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? 90 और 110। बस इतना याद रखना, जब भी तुम इन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे बड़े होश में करना। ये पॉजिटिव आ रही है, फेवरेबल है आपका। ये 440 नेगेटिव आ रही है, एडवर्स है, तो आंसर आपका एडवर्स में आया। 260 एडवर्स, समझ गए। अब निकालेंगे मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस क्या है? बोलो फटाफट से। डिफरेंस इन क्वांटिटी और मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस या स्टैंडर्ड रेट, कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ए और बी, कितनी क्वांटिटी लगनी थी, कितनी लगी? लगनी थी यहाँ 80.89 और यहाँ लगनी थी 121.33। लगी कितनी? यहाँ लगी 90 और यहाँ लगी 110 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड रेट कितना है? 20 और 30। चेक कर ले, देख लो, ये लिखा है मैंने। लगनी थी 80.89, लगी 90, लगनी थी 121.33, लगी 110, स्टैंडर्ड रेट 20 और 30। 80.89 माइनस 90 मल्टीप्लाई 20, ये तुम्हारा आ जाएगा 182.2 एडवर्ड्स। ये आपका आ गया 340 पॉजिटिव, ये आ गया फेवरेबल। निकालो, ये फेवरेबल निकलेगा तुम्हारा। वन 57.8, ये आ गया तुम्हारा फेवरेबल, क्योंकि यहाँ फेवरेबल वाला ज्यादा है। बात के लिए हुई। अब देखो यूसेज को और प्राइस को मिलाना जरा, ये फेवरेबल और ये अनफेवरेबल है, मतलब एडवर्स है, ये ज्यादा है तो एडवर्स बचेगा। जरा 260 में से ये हटाओ, कितना आ रहा है? इन दोनों को मिला के बनना चाहिए था एडवर्स का आंसर, 102.2 निकलेगा, एकदम परफेक्ट आ रहा है। तो जब प्राइस को और यूसेज को मिलाओगे तो क्या बनेगी? कॉस्ट। क्लियर है? तो ये तो हमारे हो गए। अब आता है मिक्स और ईल्ड। मिक्स और ईल्ड, तो यहाँ पर हम बात करेंगे पहले मटेरियल मिक्स वेरिएंस की। मटेरियल मिक्स वेरिएंस, पहले मैं बता दूं इसका फॉर्मूला क्या है। डिफरेंस इन मिक्स, डिफरेंस इन मिक्स इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। मैंने बोलते स्टैंडर्ड प्राइस ज्यादातर यूज होगा, बस एक्चुअल एक ही जगह यूज हो रहा है। ठीक है ना? अब समझो, इसके लिए ना तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर तुम्हें निकालना पड़ेगा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर
एक्चुअल इनपुट। आपको ये ऊपर निकालो तो था, नहीं नहीं आपने ऊपर नहीं, अरे निकाला है सर, आपको याद नहीं है, भूल गए क्या? नहीं नहीं निकाला, आपको पढ़वाता हूं। ये है एक्चुअल इनपुट और ऊपर मैंने लिखवाया था आपको एक्चुअल आउटपुट। समझ गए? तो यहां पर ना हमें क्या निकालना पड़ेगा, देखो यहाँ पे निकालना पड़ेगा, यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स। इसमें हमारी क्वांटिटी निकलेगी, बस रेट को छोड़ो, क्वांटिटी निकालो बस। क्लियर है? अब आप कहोगे ये मतलब कहना क्या चाह रहे हो आप? देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि समटाइम क्या होता है, आप मुझे बताना, ठीक है? अगर मटर पनीर बना रहे हैं, बस समझ, मटर पनीर बना रहे हैं तो टेक्निकली मटर थोड़ी सस्ती आती है, पनीर महंगा आता है, ऐसा है या नहीं है? और अगर हम क्या करें, आपने देखा भी होगा लोग क्या करते हैं, झोल करते हैं, पनीर को लाएंगे और बहुत छोटे पीसेस करवा देंगे पनीर के, जिससे पनीर ज़्यादा दिखे लेकिन ज़्यादा दिख नहीं रहा हो। समझ गए? और मटर भर के डलवा देंगे, तो उसमें क्या होता है कि जितना उनका मिक्सचर बनना चाहिए था, जैसे वो दिखनी चाहिए थी, जितनी वो खूबसूरती चढ़नी चाहिए थी, ये कलछी ले तो भैया मटर और पनीर दोनों अच्छे से दिखे। लेकिन समटाइम आपने देखा होगा जब मटर पनीर लेते तो मटर मटर आते, ये मटर पनीर मटर मटर है बस, लेकिन मटर की सब्जी में मटर पनीर नहीं होता। ऐसा होता ही नहीं होता है समटाइम, क्योंकि वहां पर मिक्सचर बिगाड़ दिया हमने कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर क्या होता है, यही चीज क्या करता है हमारा प्रोडक्शन मैनेजर कर सकता है। हम प्रोडक्शन मैनेजर को अगर ये बात बोल देना कि भैया ऐसा है, तू एक काम कर, हमारी लागत बचा, तू लागत बचाएगा हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। क्लियर ही नहीं है? और तू क्या कर, लागत बचाने के चक्कर में लागत बचा बस हमारी, तेरे को हम बोनस देंगे, तेरी सैलरी तो कुछ नहीं घटेगा, तेरे को बोनस और मिलेगा। अब इसमें प्रोडक्शन मैनेजर खेल जाता है, अच्छा लागत तो बचानी है, बचा देता हूँ। तो वो क्या करता है, जो हमने उसे स्टैंडर्ड मिक्स दिया था, हमने बोला था कि ये लगना चाहिए था, ठीक है ना, हमने जो उसे स्टैंडर्ड मिक्स दिया था वो उसको छेड़ता है। वो कहता है कि एक काम करता हूँ ना, जो सस्ती वाली मटेरियल है उसकी क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ क्योंकि ये सस्ता है, ठीक है ना, सस्ती वाली क्वांटिटी इसको बढ़ा देता हूँ क्योंकि ये सस्ता है। और जो महंगा वाला मटेरियल है इसकी क्वांटिटी घटा देता हूँ क्योंकि ये महंगा है। आपको पता है ना, ये वही वाली बात हो गई। समझ गए ना? हमने क्या करी, मटर बढ़ा दी, मटर बढ़ा दी, पनीर घटा दिया, मटर मटर पनीर। अब जिसके हक में था पनीर आएगा, जिसके हक में नहीं पनीर नहीं आएगा, मटर मटर था। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? तो वही चीज बताना चाह रहा हूँ। वो क्या करेगा कि अगर इसकी क्वांटिटी बढ़ा देगा ना तो ज्यादा फर्क नहीं आने वाला क्योंकि सस्ता है, लेकिन अगर इसकी थोड़ी सी भी घटा देगा तो इसके प्राइस में बहुत फर्क पड़ेगा क्योंकि महंगा प्रोडक्ट है। बात करोगे ना, वही तो वो मिक्सचर चेंज कर रहा है। और इस कंडीशन में क्या होता है, सम टाइम हमारे आगे कॉस्ट घटी हुई नजर आती है हमें, तो हम उसको कहेंगे भाई सुन, ओ सुन मेरे भाई, कॉस्ट मैनेजमेंट बोलेगा सुन, तूने मिक्स छेड़ दिया भाई, हमारा मिक्सचर छेड़ दिया, हमारा जो तेरे को स्टैंडर्ड दिया गया था ना, तूने वो पूरा बिगाड़ दिया भाई साहब, पूरा बिगाड़ दिया तूने, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बिगाड़ दी। जैसा प्रोडक्ट जाना चाहिए था, जितना खूबसूरत लग रहा, जितना पैसा लग ही नहीं रहा, खाने में स्वाद ही नहीं आ रहा। बात क्लियर होगी नहीं होगी? कॉस्ट बचाने का मतलब ये नहीं है कि तू मिक्सचर कैसे छेड़छाड़ करेगा, तू क्वालिटी बिगाड़ रहा है। मिक्सचर चेंज करने का मतलब ये है हमारे प्रोडक्ट की तूने क्वालिटी बेकार कर दी। क्लियर है ये नहीं है? तो यहाँ पर हम निकालेंगे रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स, यानी कि ऐसा कह दो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल इनपुट भी कहा जा सकता है। अब इसका मतलब क्या है, समझना समझना। हमने टोटल इनपुट कितना लगाया, 200। एक्चुअल इनपुट बोले ना, एक्चुअल इनपुट कितना लगाया, 200, ठीक है ना? और बताओ स्टैंडर्ड क्या कहता था, 100 में 40 ए के, 100 में 60 बी के। आ जाओ देखो, यहां निकाल देते हैं ए और बी। देखो हम ये बोलेंगे कि 100 में अगर 40 ए का इनपुट है, टोटल 100 लगा रहे हैं तो 40 ए का लग रहा है, ठीक है? तो 200 में कितना लगेगा, मतलब स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अगर हम 200 इनपुट लगा रहे हैं तो कितना लगना चाहिए, 200 इंटू 40 बटा 100, यानी कि कितना हो गया, 200 इंटू 40 बटा 100, कितना लगना चाहिए था, 80। ऐसे ही 200 इंटू 60 बटा 100, 120, यानी कि एक तरीके से ये इतना लगना चाहिए था। बोलो हाँ या नो? एक्चुअल स्टैंडर्ड क्वांटिटी 200 एक्चुअल इनपुट के लिए, मतलब एक्चुअल इनपुट, अगर एक्चुअल इनपुट जो हमने लगाया है उसे स्टैंडर्ड के तरीके से लगाते तो कितना लगता, 80 लगता ये, और 120 लगता ये, और ऐसे लगती है तुम्हारी 200। अब देख लो, तुमने 200 लगाया बट लगाया ऐसे, और अगर तुम इसी 200 को स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग लगाते तो लगाते ऐसे।
अब तुम देखो, तुमने क्या करी, जो सस्ता प्राइस था उसकी क्वांटिटी बढ़ा दी, और जो महंगा वाला था उसकी क्वांटिटी थोड़ी घटा दी। समझ गए? मतलब आपने मिक्सिंग लगना चाहिए था। देखो मिक्सिंग 60-40% और 60% की मिक्सिंग होनी चाहिए थी। आपको दो, अगर मैं बोलूं कि 200 इनपुट लगाने हैं और 60 और 40 के रेशियो में लगाने तो कैसे लगाओगे, 80 और 120। लेकिन आपने मिक्सचर क्या लगाया, 90 और 110। मिक्सिंग चेंज करी नहीं करी? और मिक्सिंग चेंज करने में मैंने जो बोला वही हुआ कि आपने सस्ती वाली बढ़ा दी, महंगी वाली घटा दी, है ना। और मटर बढ़ा दिया, ये बोलो मान लो ये मटर है, मटर बढ़ा दिया, पनीर घटा दिया, लग गई तुम्हारी कॉस्टिंग हो गई। बोलो हाँ ये ना। ये तो सब्जी मत खिलाओ ये वाली। क्लियर ही नहीं है? आया नहीं आया? तो आप ये देख लो यहाँ कह रहे, अगर यहाँ से एज मिक्सिंग की वजह से, अगर तू मिक्सिंग चेंज करने की वजह से अगर तू कॉस्टिंग कम करता है, सुनो मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना, मिक्सिंग को चेंज करने की वजह से अगर तूने कॉस्टिंग चेंज करी है तो उसका तेरे को कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, या फेवरेबल हो या एडवर्स। एडवर्स में तो रैपट लगेंगे मिल के थ्रू, और फेवरेबल आ गया तो उसका कोई तेरे को रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला। बात क्लियर हो गई? तो देखो फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है हमने, क्या डिफरेंस इन मिक्स, लगना चाहिए था 80, लगाया 90, ठीक है। और लगना चाहिए था 120, लगाया 110, और इंटू स्टैंडर्ड रेट कितना, 20 और 30। 200 एडवर्स और 300 फेवरेबल। तो ये क्या निकल गया तुम्हारा, 100 रुपये फेवरेबल निकल गया तुम्हारा, ये 100 रुपये फेवरेबल आ गया तुम्हारा ये, मतलब मिक्स वेरिएंस। क्लियर है? और ये फेवरेबल यानी कि हमने कॉस्ट बचा ली। क्लियर है? देखो ना, इससे फर्क, यहाँ पे 300 फेवरेबल, यहाँ पे 200 फेवरेबल, 200 एडवर्स। तो अगर हम सस्ता वाला बढ़ा दे, सस्ता वाली क्वांटिटी बढ़ा दे, एडवर्स आएगा। लेकिन ये एडवर्स जो है, एक तो टच में चलता है, लेकिन ये जो एडवर्स है, ये वाला एडवर्स इस फेवरेबल द्वारा हजम हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास क्या बचेगा, 100 रुपये फेवरेबल। और यहाँ पर प्रोडक्शन मैनेजर क्या बोलेगा कि देख भाई देख भाई देख, मैंने 100 बचा लिए तेरे, 100 बचा लिए मैंने तेरे। हम कहेंगे भाई 100 क्या बचाया तूने, तूने पूरा मिक्स चेंज कर दिया, तूने पूरी हमारी क्वालिटी बिगाड़ दी प्रोडक्ट की। इसका तेरे को कुछ नहीं मिलने वाला, बल्कि तू और पैसा देगा हमें, क्वालिटी बिगाड़ दी, ये मार्केट में जाने लायक नहीं रहा। बोलो हाँ ये ना। तो क्वालिटी नहीं बिगाड़नी चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि हमने जो तेरे को स्टैंडर्ड दिया है, तू उसी स्टैंडर्ड पे काम कर। और अगर उसी स्टैंडर्ड में रहते तू अगर उसी स्टैंडर्ड में रहते तू अगर हमारी कॉस्ट बचा लेता है तो हम तेरे को बेनिफिट देंगे। तू कॉस्ट बचा तो रहा है, लेकिन हमारा स्टैंडर्ड चेंज कर रहा है, तू मिक्सिंग चेंज कर रहा है। बोलो हाँ ये ना। क्लियर ही नहीं है? तो ये कहलाता है बेटा हमारा क्या, ये कहलाता है हमारा मिक्स वेरिएंस। आया ये नहीं आया? अब आता है हमारा क्या, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मटेरियल यील्ड, तो यील्ड वेरिएंस निकालना बड़ा आसान है। यील्ड में क्या है, हम सामने वाले बंदे को कहते हैं देख, अब देखो मैं जो समझा रहा हूँ ना, वो तो ध्यान से सुनना। देखो बंदे ने आउटपुट कितने निकाला, 182। हम बोलेंगे प्रोडक्शन में रहते, लेकिन हम बोलेंगे देख सुन, तूने मिक्सिंग बेशक चेंज करी है, लेकिन तेरे को हम एक तेरी वाहवाही भी करेंगे। तूने 182 केजी बाहर माल निकाला है, आउटपुट तेरा 182 का है। तूने लगाया कितना माल है, 200। तूने 182 निकाला है, लेकिन लगाया कितना है तूने, 200। जबकि स्टैंडर्ड क्या कहता था कि 182 माल निकालने के लिए कितना लगाना चाहिए था, 202 किलो माल। सुनो मेरी बात, ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड कह रहा है कि 202 किलो माल लगाओगे तो 182 आएगा, क्योंकि 10% माल तुम्हारा खराब हो जाएगा। लेकिन तूने निकाल 182 ही दिया, लेकिन 200 किलो माल 200 किलो लगाया माल। मतलब कहीं ना कहीं तूने हमारा माल सेव कर लिया। लगाना चाहिए था 202, लगाया तूने 200। क्लियर ही नहीं है? तो तूने कहीं ना कहीं हमारी क्वांटिटी बचाई। तो ये तेरा यील्ड वेरिएंस है, ये कहते हैं यील्ड वेरिएंस। क्लियर ही है? कि जितना यूज करना चाहिए, स्टैंडर्ड, दोनों स्टैंडर्ड का डिफरेंस इसका। तो इसका डिफरेंस है मिक्स वेरिएंस, इसका डिफरेंस है यील्ड वेरिएंस। लिख दूं?
ठीक है, ये है तुम्हारा मिक्स वेरिएंस और ये तुम्हारा यील्ड वेरिएंस। और तुम्हें नजर भी आ रहा होगा क्या, यहां से यहां का डिफरेंस क्या था पूरा, ये था तुम्हारा यूसेज वेरिएंस। याद आया, यहां से यहां तक कर रहा ना, चेंज इन क्वांटिटी यूसेज, यहां से मिक्स, ये यील्ड। समझ गए, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये लगना चाहिए था। अगर 182 बाहर निकालना है और तुमने 182 निकाला, क्या लगा कि 200 किलो, तो जो इतना लगना चाहिए था तुमने इतना लगाया कम, और जो इतना लगना चाहिए था तुमने इतना लगाया कम, तो तुमने बचाया पैसा। तो क्या निकला फॉर्मूला, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। ए का लगना चाहिए था 80.89, लगाया 80। लगना चाहिए था 121.33, लगाया 120। और स्टैंडर्ड रेट है तुम्हारे 20 और 30। ये आपको आ गया 17.8 फेवरेबल, 121.33 माइनस 120 इंटू 30, ये आपको आ गया 40 फेवरेबल प्लस 17.8, 40.17.8, 57.8 फेवरेबल। अब देखो यील्ड को, यील्ड को और मिक्स करोगे तो यूसेज बनना चाहिए। यील्ड कितना है 57.8 और मिक्स कितना है 100 फेवरेबल। इनको मिलाओ, फेवरेबल फेवरेबल ऐड, तो कितना आना चाहिए यूसेज 157.8। देखो जब चेक करना यूसेज कितना आ रहा है 157.8, आगे नहीं आ गया यूसेज। तो अगर आप देखोगे, देखो मैं यहाँ पे करके भी दिखा रहा हूँ, कॉस्ट वेरिएंस प्राइस यूसेज मिक्स और यील्ड। कितना आया, यहाँ पे लिखते हैं यील्ड 57.8 फेवरेबल, या 100 फेवरेबल, और यूसेज कितना आ रहा था 157.8 फेवरेबल, 157 आ गया यूसेज। अब प्राइस कितना है 260 एडवर्स, इनको मिला दोगे तो क्या बनेगा तुम्हारा, इन दोनों को मिला दोगे तो कॉस्ट 102.2 एडवर्स। इनको मिलाया तो ये बना, इनको मिलाया तो ये बना, चेक कर लेना ठीक है। एक बात और समझना, मैंने तुम्हारे ना पहले से थोड़ा टाइम से करने के लिए एक्चुअली पता है, ये वीडियो में दोबारा रीशूट कर रहा हूँ। पहले बार तो पता नहीं कैसे जो है मेरी वीडियो स्टॉप हो गई थी। देखो इसको देखना बेटा जी, बस एक ग्राफ देखना बस में सारे बच्चे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा ठीक है। देखो बेटा, देखो ये ग्राफ बनाया, पहले लिखा मैंने स्टैंडर्ड रेट 7 रुपए, एक्चुअल रेट कितना लगा 10। स्टैंडर्ड 7 मतलब 7 मतलब ऑब्वियस यहाँ 7 पहले आएगा फिर 10 आएगा, 7 के स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट के 10। यहाँ तो चलेंगे तो एक्चुअल क्वांटिटी हमारी कितनी है 10 किलो, सॉरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी, क्लियर है। तो देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट, ये तो आ गया स्टैंडर्ड कॉस्ट, बात क्लियर हो गई। एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट, ये आ गया आपका, ये पूरा आ गया आपका एक्चुअल कॉस्ट, बात क्लियर हो गई। अब इनके जो बीच का डिफरेंस है ये दिख रहा है, ये जो मैंने शेडेड एरिया कर रखा है, जितना भी शेडेड एरिया है चाहे वो पिंक कलर से चाहे वो येलो कलर से, जितना भी शेडेड एरिया है ये है तुम्हारा सारा वेरिएंस, ये पूरा तुम्हारा कॉस्ट वेरिएंस है। अब कॉस्ट वेरिएंस दो जगह से आ रहा है,
क्वांटिटी के कारण आ रहा है ये ऐसे, और रेट की वजह से आ रहा है ऐसे। बात क्लियर होगी नहीं होगी? अब इसमें मैं तुम्हें बताऊंगा यूसेज वेरियंस और प्राइस वेरियंस। देखो डिफरेंस इन, देखो प्राइस, डिफरेंस इन प्राइस दिख रहा है, वेरियंस डिफरेंस इन प्राइस 7 और 10, 3 रुपए का डिफरेंस इन प्राइस। और देखो यहां से सीधी लाइन ले जाना यहां तक, तो आ देना कहां पे, एक्चुअल क्वांटिटी तक। बात क्लियर हो गई? एक्चुअल क्वांटिटी तक छुआ देना, तो यानी कि स्टैंडर्ड रेट माने एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई एक्चुअल क्वांटिटी। समझ में आ गया? पूरे एंड तक छुआ दो। तो ये जो सारा वेरिएंस है ये प्रोडक्शन मैनेजर देगा। कौन देगा? सॉरी, परचेज मैनेजर। ये परचेज मैनेजर के कारण है। बोलो हाँ ये ना? इसको देखो, एक्चुअल स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, मतलब ये क्वांटिटी वेरिएंस है। और ये लाइन इसका आगे मत पढ़ना क्योंकि यहाँ पे स्टॉप आ गया ना, बस यहाँ तक। ये कौन सी क्वांटिटी, यहाँ पे क्या आ गया? स्टैंडर्ड रेट आ गया, स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट इंटू स्टैंडर्ड रेट, यही करा था हमने। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट, ये कर रहा था। सर इस वाली लाइन को हम यहाँ तक क्यों नहीं छुपाते जैसे इसको यहाँ तक छुपाते हैं? तो देखो बेटा सीधी सीधी बात समझो, अगर मैं इसको यहाँ तक टच कर दूंगा ना तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया ये भी कवर कर दिया और ये वाला एरिया इसने भी कवर करा। मतलब आप समझो यूसेज वेरियंस भी इसको कवर कर रहा है और प्राइस वेरियंस भी इसको कवर कर रहा है। तो यानी कि ये वेरियंस, ये वाला वेरियंस परचेस मैनेजर के पास भी जा रहा है और प्रोडक्शन मैनेजर के पास भी जा रहा है, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका जवाब एक ही बंदा देगा, वो है परचेस मैनेजर। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? इससे कहते हैं कि इसका जवाब अगर परचेस मैनेजर ने दे दिया है तो बाकी का जवाब कौन देगा? प्रोडक्शन मैनेजर देगा। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? आया ही नहीं आया? तो बेटा अब देखो वो घड़ी आ चुकी है कि मैंने आपको सारे फॉर्मूले समझा दिए हैं, ठीक है ना? कौन सा फॉर्मूला क्या काम करता है, क्या बताता है, वो बातें तो सीख ली है। लेकिन अगर हम बात करें एग्जाम टाइम की कि सर बस ऐसा गुरु मंत्र बता दो कि बस एक बार बस हाथ घुमाए, झड़ी घुमाए हैरी पॉटर की और आंसर आने हमारे शुरू हो जाए बस। देखो अगर आंसर निकालने वाली बात है तो बड़े प्यार से हम आंसर निकालेंगे, बस जैसा कह रहा हूं वैसा करते चले आना। बात क्लियर हो गई? आपको करना क्या है कुल मिलाकर, एक वादा करना है पहले तो कि अगर आपको बढ़िया लग रहा है, मजा आया, तो प्लीज शेयर कर रहे हैं इस टेबल को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है टेबल। बात क्लियर हो गई? देखो इसमें करना क्या है आपको, कुल मिलाकर हर चीज की एक टेबल बना देनी है, प्रॉपर एक टेबल बना दो, बात खत्म हो गई। जैसे कि आपको पता था हमारे क्वेश्चन में स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है जो दे रखी है, वो थी 40। यहां पे लिखते हैं पहले मटेरियल का टाइप, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये बात क्लियर हो गई? अब ये ए दे रखी है और मटेरियल बी दे रखा है, ऐसे ही था ना शायद, मटेरियल ए और बी था ना, हाँ ठीक है। अच्छा हमें क्या दे रखा है बेटा जी, ये दे रखा है 40, ये दे रखा है 60। टोटल में बोला था कि 100 किलो माल लगाएंगे, ठीक है ना? 10% का नॉर्मल हमारा लॉस 10, तो 90 किलो का हमारा आउटपुट निकलेगा, ऐसा था कुछ। अच्छा इस क्वेश्चन में हमें क्या था, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालने की जरूरत पड़ गई थी, क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको कि जो स्टैंडर्ड आउटपुट है और जो एक्चुअल आउटपुट है वो दोनों डिफरेंट है, तो बेस सेम होना चाहिए। तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मैंने मीनिंग क्या बताया था, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, वो तुम्हें निकालना मैंने बता दिया। वो निकालने का तरीका वही रहेगा, क्लियर है नहीं है? अच्छा वो कितना निकाला था, आइए ऊपर से टिप देते हैं। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये रहा 80.89, 122, 121.33, 80.89, 80.89, 121.33। बात क्लियर हो गई? टोटल आ रहा था हमारा 202.22, ऐसे ही था ना, 120.33, 80.89, ठीक है। ठीक है यहाँ पे जो स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट हमारे कितने तरह के थे, 20 और 30। स्टैंडर्ड रेट देखो, अब चाहो तो आप स्टैंडर्ड रेट यहाँ लिख देना, ये इसके बाद लिख देना, क्योंकि मैंने क्या बोला, अगर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकल रही है तो फिर स्टैंडर्ड क्वांटिटी का कोई मतलब नहीं रह जाता, इससे ही हमारा काम बन जाएगा। क्लियर है ये नहीं है? अच्छा जी आप लिख रहा है मेरे बेटे जी क्या, एक्चुअल क्वांटिटी, फिर लिख रहा है मेरे बेटे जी एक्चुअल रेट, ये एक्चुअल प्राइस ए आर या ए बी कुछ भी लिख सकते हो आप। एक्चुअल हमारा हुआ था 90 और 110, तो टोटल हुआ था हमारा 200 और हमने आउटपुट निकाला था 182 kg का। क्लियर है ये नहीं है? इनकी कुल मिलाकर हमारी 18 यूनिट बर्बाद हुई थी। क्लियर है? और एक्चुअल रेट हमें दे रखा था मेरे बेटे जी 18 और 34 का।
तो यहाँ लिख दिया हमने 18 और यहाँ लिख दिया हमने 34। ये बात सही में आ गई नहीं आ गई? क्लियर है? ठीक है, चलो फिर हमने एक चीज और निकाली थी, रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स। रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स याद आया? रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स क्या था कि स्टैंडर्ड मिक्स स्टैंडर्ड मिक्स फॉर एक्चुअल इनपुट। ये जो 200 लगाया है आपने इस मिक्सिंग में, आप अगर 200 लगाते इस वाली मिक्सिंग में 40-60 के रेशियो में लगाते तो कितना लगता? तो वही 200 को हमने 40-60 में बांट दिया, कुल मिलाकर ये समझो आप। ठीक है, तो ये हमारा कुछ ऐसा आया था 80 और 120। क्लियर है? ठीक है, देख लो हमने अपनी टेबल में यही चीजें निकाली थी और कोई चीज फाइंड नहीं करी थी। ये वाली क्वांटिटी मैंने लिख दी, ये क्वांटिटी और ये दोनों रेट लिखती है। अब जो मैं बोल रहा हूँ वो करते जाना। क्लियर है? आपने यही निकालना है और देखो मैं पहले बता के चल रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि इस चीज की रिक्वायरमेंट कब है। रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स की रिक्वायरमेंट तभी पड़ती है जब स्टैंडर्ड मिक्स होता है, मतलब मिक्स मतलब मिक्स वेरियंस आ रहा होता है। और मिक्स वेरियंस तभी आता है जब एक से ज्यादा मटेरियल होते हैं, जब टाइप एक से ज्यादा हो। अगर एक होगा तो इसकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं पड़ने वाली, मैं पहले बता के चल रहा हूँ, कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ने वाली है हमें इसकी। क्लियर ही नहीं है? चलो जी, अब देखो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे करते चले आना। यहाँ पे बनाना आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, फिर लिखना एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट, फिर लिखना एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, फिर लिखना रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। क्लियर है? देख लो सब में स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई हो रही है, आप समझो इसको तरीका बता रहा हूँ याद करने का। देखो जी, क्वांटिटी कितनी तुम पे, एक ये वाली क्वांटिटी, एक ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी, ये भी क्वांटिटी तो लिखी हुई है। तो सबकी मल्टीप्लाई किससे कर दी? इसकी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड थे, इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई। देख लो ये और ये, बस बीच में क्या आ रहा है सेकंड स्टेप पे, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल रेट बस। बाकी सबकी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट से कर रही है। हर क्वांटिटी की मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट से कर देना और एक्चुअल क्वांटिटी को एक्चुअल रेट से कर देना। बात क्लियर होगी नहीं होगी? बस एक बात ध्यान में रखना, जिस सिक्वेंसिंग में मैंने लिखा है उसी सिक्वेंसिंग में लिखना। बात क्लियर होगी? इन्हें आगे पीछे मत करना। क्यों? इनको मैं एक नंबर दूंगा, इनको मैंने नंबर क्या दिया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। बात क्लियर हो गई? नंबर 1 2 3 और 4। चलो फटाफट फटाफट करना शुरू करो। पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये मतलब ये वाली इनटू स्टैंडर्ड रेट, ये बैठेगा 80.89, 80.89 मल्टीप्लाई 20, ये तुम्हारा आया 1617.8। क्लियर है? 121.33 इंटू स्टैंडर्ड रेट, ये आया तुम्हारा 3640। एंड पॉइंट टोटल भी लगाओ, टोटल भी लगाओ 1617.8, ये बैठेगा तुम्हारा 5257.8। एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल रेट 90 इंटू 18, ये बैठ गया तुम्हारा 1620। 110 इंटू 34 3340 प्लस 1620 5360। फिर आ गया एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेट इसके मल्टीप्लाई, समझ गए? 90 इंटू 20 1800। क्लियर ही नहीं है? 90 इंटू 20 और 110 इंटू 30 3300। तो पता ही कितना आ गया ये तुम्हारा, ये आ गया तुम्हारा 5100। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? बोलो हाँ ये ना। फॉर्मूले पहले समझ चुके हम, इससे मैंने पहले फॉर्मूले समझाए हैं आपको। ठीक है, फिर है स्टैंडर्ड मिक्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, ये 80 इंटू 20 1600। ठीक है, और 120 इंटू 30 3600, इन्हें जोड़ दो 5200। हो गया जी, बन गई टेबल, बन गई तैयार। अब लिखो यहां पर एक एक करके मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज, मटेरियल मिक्स और मटेरियल यील्ड वेरिएंस। क्लियर ही नहीं है? मटेरियल 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 मटेरियल, ये बात क्लियर हो गई? वेरिएंस वेरिएंस वेरिएंस
वेरिएंस। बात क्लियर हो गई। अब देखो जो मैं कोड बोल रहा हूँ कोई वो कोड याद कर लो, 13,141, बोलो 13,141 माइनस 22,334 माइनस 22,334। क्लियर है? ठीक है, बस मैं आपको बोलूंगा एग्जाम टाइम में कोड लिख के मत आ रहा, आप इसे अपनी पेंसिल से लिखना, आप इसे पेंसिल से लिख लेना और पेंसिल से करना। बात क्लियर हो गई नहीं हुई? यहाँ पे अगर आप फॉर्मूले लिखोगे ना ज्यादा बेटर है। जैसे वन का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, और टू का मतलब एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल रेट, ये लिख देना, वन की जगह ये, टू की जगह ये। तुम्हारा फॉर्मूला तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फॉर्मूला ऑलरेडी बन रहा है। बात क्लियर होगी, वन माइनस टू दिस माइनस दिस, फॉर्मूले बने पड़े हैं। अब देखो जहां जहां वन था वहां पे क्या लिखोगे, 5257.8, जहां वन वन लिखा हुआ है 5257.8, यहाँ वन लिखा है और यहाँ लिखा है 5257. और यहाँ भी लिखा हुआ है 5257.8। ठीक है, चलो जी। टू कहाँ का लिखा हुआ है, टू में 5360 माइनस 5360 माइनस 5360, और टू कहीं पर भी नहीं है। थ्री कहाँ पर है, थ्री 5100, जहां पर जहां तीन है वहां लिख दो 5100, यहाँ तीन है, माइनस में यहाँ है, माइनस में यहाँ है तीन, और चार कहाँ पर है 5200, जहां जहां चार है वहां लिख दो। समझ गए आप मेरी बात? अब देखो कितनी फटाफट फटाफट तुम्हारे आंसर निकलेंगे। करो, 5257.8 माइनस 5360, ये आ गया मेरा माइनस का 102.2, माइनस एडवर्ड है ये 5100 माइनस 5360 माइनस का 260, ये मेरा आ गया एडवर्ड्स। फिर आ गया 5257.8 माइनस 5100, ये आ गया मेरा 178 फेवरेबल, ये पॉजिटिव आ रहा है। क्लियर है? ये मेरा आ गया 100 रुपये फेवरेबल, और ये आ गया 57.8 फेवरेबल। बात क्लियर हो गई? अभी देखो इन दोनों को मिलाओगे तो ये बनेगा, इन दोनों को मिलाओगे तो ये बनेगा। चेक कर लो, पता लग रहा है आया नहीं आया। एक बार में झटके में आंसर निकाल दिया। बात क्लियर होगी नहीं होगी? क्लियर है ही नहीं है? बस कुछ नहीं करना मेरे बेटा जी, कुछ नहीं करना। ठीक है, तुम्हें मेहनत क्या करनी पड़ सकती है इस टेबल में, ये मल्टीप्लाई करने में तो पड़ेगी नहीं, इस सीक्वेंसिंग में तो कर दोगे। स्टैंडर्ड मिक्स कब निकलेगा ये पता होना चाहिए, जब एक से ज्यादा मटेरियल हो। और स्टैंडर्ड क्वांटिटी कब होगी, जब एक्चुअल आउटपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट अलग अलग है, तब ये रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट निकाला जाएगा। बात क्या होगी? फटाफट क्या करते हैं, अपने इस पे स्टैंप लगाने के लिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन और लेके चलते हैं। इसी के बाद वाली इलस्ट्रेशन है मेरे बेटे जी, इलस्ट्रेशन नंबर 4, इसे ध्यान से समझने जरा क्या लिखा हुआ है। एपीसी लिमिटेड प्रोड्यूस एन आर्टिकल बाय लैंडिंग टू बेसिक रॉ मटेरियल। एपीसी लिमिटेड एक आर्टिकल प्रोड्यूस करता है जिसके अंदर दो मटेरियल आते हैं। इट ऑपरेट ए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम एंड द फॉलोइंग स्टैंडर्ड हैव बीन सेट फॉर रॉ मटेरियल। ये स्टैंडर्ड लगाए गए हैं 40%, 60%, मतलब वही मान के चलो कि एक तरीके से कि 40 किलो माल 60 किलो माल लगाते हैं, और स्टैंडर्ड लॉस जो 15% है। ऊपर वाले क्वेश्चन में 10% था, यहाँ पर 15% का स्टैंडर्ड लॉस है। क्लियर ही नहीं है? आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द अप्रैल द कंपनी प्रोड्यूस 1700 kg, मतलब क्या कह रहे हैं कि पूरे साल भर में कंपनी ने 1700 किलो माल निकाला। ये आउटपुट है, ये एक्चुअल आउटपुट दे रखा है, एक्चुअल आउटपुट। फिर तो यहाँ पे क्या दे रखी है, द पोजीशन ऑफ द पोजीशन ऑफ द स्टॉक एंड परचेजेस फॉर द मंथ। आपको पता क्या दे दिया, अप्रैल का ओपनिंग स्टॉक, अप्रैल का क्लोजिंग स्टॉक, अप्रैल की परचेजेस दे दिए आपको। चलो जी, आप देखो अप्रैल में परचेज इतना माल हुआ है और ये इतने रुपए में हुआ है, तो आपको एक्चुअल रेट पता लग जाएगा कि एक्चुअल में क्या है, दिस डिवाइडेड बाय दिस, दिस डिवाइडेड बाय दिस। बात क्या हो गई? ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड प्राइस। ओपनिंग स्टॉक जो है ये स्टैंडर्ड प्राइस पे ही वेरी करता है, और स्टैंडर्ड प्राइस हमें कितना दे 4 और 3। ये बात क्लियर हो गई? बट एक बात हमेशा याद रखना, यहाँ पे जब भी इस तरह के क्वेश्चन छपेंगे ना, आपको हमेशा फीफो लगाना है। फीफो लगाने का मतलब क्या है कि आप पहला माल पहले यूज करोगे, यानी कि जितना भी मटेरियल आपने कंज्यूम करा होगा एक्चुअल में, तो पहले ओपनिंग कंज्यूम करा होगा, फिर नया वाला लॉट कंज्यूम करा हुआ होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? समझने के लिए समझाता हूँ।
अगर मैं तुमसे पूछूं कि बेटा मैंने कितना मटेरियल यूज करा तो तुम कैसे निकालोगे? सर इतना मटेरियल था 35 प्लस 800 आया, तो 35 प्लस 800, 835 हो गया। 835 में सर -5 बच रहा है, मतलब 5 माइनस कर दो जो बच रहा है, तो 830 क्वांटिटी मैंने कुल मिलाकर यूज करी है। बोलो आइरा, उस 830 में पहले कौन सी यूज करी होंगी मैंने? ओपनिंग, और फिर मैंने क्या यूज करी होंगी? अपने नया वाला माल। अच्छा इसके पीछे की लॉजिक पता और क्या है? एक्चुअल में ओपनिंग का जो एक्चुअल रेट है वो अलग है और परचेज का जो एक्चुअल रेट है वो अलग है। इसके पीछे एक कारण ये भी है, इस हम फीफो लगा रहे हैं। बात क्लियर हो गई? अब इधर देखना, इलस्ट्रेशन नंबर 4। बात क्लियर हो गई? मैंने क्या बोला? कुछ नहीं करना, फिर क्या बनाओ? टेबल बनाओ। पहले के लिखो मटेरियल टाइप, दो टाइप है, ए और बी। ए और बी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या बोला हुआ है पहले वो बता दो, जो बोला हुआ है कि 40 ये लगाओ, 60 ये लगाओ, टोटल लगाओ 100, 50% लॉस होगा 15, तो निकलेगा तुम्हारा 85। सही बात ये नहीं है? ये देखो जी, 15 का लॉस होगा तो 85 बार आउटपुट आएगा। चलो जी, अब जबकि एक्चुअल क्वांटिटी क्या लगी है? एक्चुअल क्वांटिटी, चलो भी एक्चुअल क्वांटिटी बात नहीं कर रहे हैं, मुझे बताओ आपका एक्चुअल आउटपुट कितना है? 1700 किलो है, बोलो हाँ ये ना। और जबकि स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है मेरे बेटे जी? 85 किलो। तो एक्चुअल आउटपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट अलग अलग है, हम बेस चाहिए सेम, तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकलेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, आ जाए ये निकालते हैं RSQ, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। बताओ, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। बात क्लियर हो गई? देखो कैसे निकालेंगे ए के लिए, बोलो। 85 निकालने के लिए ए कितना लगाना था? 40। तो 1700 के लिए कितना होगा? समझ में आई मेरी बात? भैया आप समझियो, 85 निकालने के लिए ए लगाना चाहिए 40, और 1700 के लिए कितना निकालेंगे? 1700 मल्टीप्लाई 40 डिवाइडेड बाई 85, ये आएगा 800। सही में आई मेरी बात? ऐसे ही बी का निकालो, 85 निकालने के लिए बी कितना चाहिए? 60। तो 1700 निकालने के लिए बी कितना चाहिए होगा? 1700 मल्टीप्लाई 60 डिवाइडेड बाई 85, ये चाहिए होगा 1200। तो ये आगे तुम्हारे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल आउटपुट। ये आगे तुम्हारा कितना बेटा जी बोलो? 800 और 1200, तो टोटल 2000 लगाओगे। ठीक है, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट कितना दे रखा है आपको? 4 और 3 का। चलो जी, 4 और 3। फिर लिखो एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी तुमने कितनी यूज करी है ये देखना। देखो अगर मैं यहाँ पर निकालना चाहूँ एक्चुअल क्वांटिटी, तो मैंने बोला ना एक्चुअल क्वांटिटी निकालना बड़ा आसान है। कैसे निकालोगे? पहले निकाल देते हैं ए के लिए। पहले से कितना माल था? 5, 35 फिर 800 आया, -5 बच रहा है, तो 35 प्लस 800 -5, 830। बात क्लियर हो गई? बी, बी पहले से कितना था? 40 था, 1200 आया, 50 बच रहा है। 40 था, 1200 आया और 50 बच रहा है। 1200 प्लस 40 माइनस 1190। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई? ये एक्चुअल है। अब पता क्या है, मैं यहाँ पर ये एक्चुअल लिख देता, यहाँ पर मैं 830 लिख देता, यहाँ पर मैं 1190 लिख देता, और यहाँ पर मैं लिख देता एक्चुअल रेट। एक्चुअल रेट जो है मैं लिख देता, अगर एक्चुअल रेट जो होता है बिल्कुल सेम होता है। देखो एक्चुअल रेट कैसे निकालूंगा? इनकी डिवाइड कर दूं, माल कितने का पड़ा? 3400 डिवाइडेड बाय 800, ये 4.25 का पड़ रहा है यहाँ पर, और 3000 बटे 1200,
3000 बटे 1200, ये ₹2.5 का पड़ रहा है। पता क्या है, मैं यहाँ पर एक्चुअल रेट भाई लिख देता 4.25 और 2.5। क्यों? अगर क्वेश्चन में बताया गया होता कि ओपनिंग वाला जो स्टॉक है, 1 मिनट रुकना बेटा, जरा 1 मिनट रुकना। ये बार मोबाइल बजेगा ना, फिर मुझे डिस्टर्बेंस करेगा, जैसे मैंने कर। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ मेरे बेटा, यहाँ पर मैं 4.25 और यहाँ पे 2.5 लिख देता, एक्चुअल रेट जो निकाला वो लिख देता। अगर मुझे ये नहीं बताया होता कि ओपनिंग स्टॉक का जो एक्चुअल रेट है वो अलग है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है ओपनिंग स्टॉक वैल्यूड एट स्टैंडर्ड प्राइस। ओपनिंग स्टॉक जो खरीदा गया था वो स्टैंडर्ड रेट पे ही खरीदा गया था, यानी कि जो हमारा स्टैंडर्ड रेट है वो हमारा एक्चुअल रेट है फॉर ओपनिंग स्टॉक। मतलब अगर देखा जाए कि जो माल में ये यूज करूंगा पहला फीफो के अकॉर्डिंग, इसका रेट अलग है, और जो नया माल खरीदा है उसका रेट अलग है। तो जब रेट अलग अलग हो जाए ना ओपनिंग और इसका, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपनी यूनिट को डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अपनी यूनिट्स को डिवाइड करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे 835 नहीं लिखूंगा और 1190 नहीं लिखूंगा। कैसे लिखूंगा देखो, थोड़ा सा एक काम करते हैं, स्पेस बनाते हैं। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 830 लिख के ना, पता मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा कि 35 तो मैंने यूज करी पहले की 830 में थे, 830 माइनस 35 पहले की, और 795 मैंने बाद की यूज करी है। ये मुझे पड़ी है 4.25 की, और ये मुझे पड़ी थी 4 की। ऐसे मैंने क्या करा, ऐसे मैंने यूनिट बी का कर दिया, मटेरियल बी का कर दिया। क्या लिखा देखो मैंने 830 ही है, लिखा मैंने 830 ही है, देख लो। बस मैंने चेंज कर दिया, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। 1190, तो 1190 में 40 यूज करिए, 1190 में 40 यूज करिए पहले की, ठीक है, और 1150 यूज करिए बाद की। ठीक है, ये पड़ी है मुझे स्टैंडर्ड रेट पे ₹3 पे, और ये पड़ी है मुझे ₹2.5 की। ठीक है, टोटल अगर मैं बोलूँ मटेरियल मेरा कितना यूज हो रहा है, तो 1190 प्लस 830, टोटल मैंने यूज करा है माल 2020। क्लियर है? अलाइनमेंट सेम कर दिया मैंने। क्लियर है? आई बस में नहीं आई। ये क्यों करा गया? क्योंकि ओपनिंग अलग रेट पे थी और उसके बाद जो नया माल आया वो अलग रेट पे है। फीफो लगाया कुल मिलाकर हमने, और कुछ नहीं करा। बात क्लियर हो गई? चलो जी, तो एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल रेट आ गया हमारे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेट आ गया हमारा। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। हाँ, रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स, आ जाओ, RSM, रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स फॉर एक्चुअल इनपुट, ए के लिए निकालते हैं। बोलो बताइए, अगर हम 100 लगाएंगे, हमारा इनपुट कितना है? अगर हमारा इनपुट कितना हो, इनपुट 100 है, तो 100 में 40 कितना है? इनपुट के लिए कर रहे हैं काम, 40 ए का है। हमने टोटल इनपुट कितना लगाया? 2020। बोलो हाँ, टोटल इनपुट कितना लगाया हमने? 2020। तो 2020 को स्टैंडर्ड में बांटते तो कैसे बढ़ता? ये आता 808, और बी 100 में 60 बी है, तो 2020 में कितना होगा? 12 12। ठीक है ना, ये 808 और ये 12 12, 2020। अब तुमको दिख रहा होगा, देखो मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे जा रहा हूँ। 2020 हमने इनपुट लगाया एक्चुअल में, एक्चुअल इनपुट हमारा 2020 है। स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये मिक्सिंग होनी चाहिए थी 808 और 1212, लेकिन हुई कितनी है? 830 और 1190। मिक्सिंग चेंज हो गई, मिक्स बैलेंस। याद आया नहीं आया? क्लियर है? चले, बस मैंने क्या बोला? बस मैंने बोला बस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। क्लियर है नहीं है?
अच्छा फिर क्या था, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट, बस यहीं पर ही एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई, बाकी क्या करोगे, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। बोलो नंबर 1 2 3 4, खत्म। करो जी, पहले मल्टीप्लाई करो इनकी, 4 अट्ठे, इनकी मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई 4 अट्ठे 32, एक आ गया, 12 तिया 36, बताओ टोटल कितना आया, 3600 3200 6800। बात क्लियर हो गई। एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल रेट, दिस मल्टीप्लाई दिस मल्टीप्लाई दिस, तो 35 मल्टीप्लाई 4 140, 795 मल्टीप्लाई 4.25 3378 3378.75 और 40 इंटू 3, 4 तिया 12 120, 1150 इंटू 0.25 2875। कर दो जी टोटल, 120 140 3378.75, ये आ गया तुम्हारा 6513.75। क्लियर है। एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेट, देखो एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, यहाँ पे रेट स्टैंडर्ड तो 4 ही है, एक्चुअल क्वांटिटी 830, समझ गए ना, सीधी मल्टीप्लाई करना, 830 इंटू 4 3320। क्लियर है। और 1190 इंटू 3, स्टैंडर्ड रेट है ना 3570। सिर्फ यहीं पर ही ड्रामा होगा क्योंकि यहाँ पर जो अलग अलग है और कहीं नहीं होगा। 6890, रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स इंटू स्टैंडर्ड रेट, 808 इंटू 4 32 32 12 12 12, ले 12 री 12 रे री 12 री 12। हो गया जी, लगा दे, देखो लिख तुम लेना, चलो मैं लिख ही देता हूँ यार, क्या दिक्कत है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस, मटेरियल यूसेज, मिक्स, यील्ड। मटेरियल मटेरियल मटेरियल, ये लिख देना प्रॉपर। बताओ कोड 13141, 22,334। बताइए नंबर 1 क्या है, 1 है 6800, जहां जहां 1 है वहां लिख दो, 68 68, ध्यान से देखना बस, 68। 2 कहां पर है, 2 65 13.75, 2 65 13.75, 65 13.75, बस 2 जगह माइनस में ना, माइनस माइनस। 3 कहां पर है, 3 3 आ रहा है 6890, 3 6890 6890 6890, 4 6868, सिक्सटी एट 6513.75, पॉजिटिव 286.25, फेवरेबल 6890 6513.75, 376.25, फेवरेबल 68 माइनस 6890,
90 एडवर्ड्स 6868 माइनस 6890 22 एडवर्ड्स माइनस आ रहे 68 माइनस 6868 68 एडवर्ड्स। क्लियर है? क्या सिखाया था? इन दोनों को मिलाओगे तो ये बनेगा, बन रहा है, और इन दोनों को मिलाओगे तो ये बनेगा, बन रहा है। आया? क्लियर है? तो ये था मेरे बेटा हमारा कंप्लीट मटेरियल वेरिएंस। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा मेरे बेटा जी। और ये बात बोल दे रहा हूँ, अगर आपको मटेरियल वेरिएंस समझ में आ गया तो आप लेबर वेरिएंस टुकड़ों में कर लोगे, बिल्कुल एकदम झटके में कर लोगे, क्योंकि उसमें मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लेक्चर बहुत बड़ा था, ये मैं मान के चलता हूँ, लेकिन इसको अगर आपने पूरा प्रॉपर तरीके से देखा है तो आपको समझ में आएगा। और एग्जाम के लिए तो आपको मैंने बता दिया, रामबाण इलाज आपको दिख ही रहा होगा, ये पूरा आपका रामबाण इलाज है। इसे बिल्कुल ब्लाइंडली ट्रस्ट करके फॉलो करो, आपको दिख रहा होगा कि मैंने कुछ नहीं करा है। सिर्फ और सिर्फ जो फॉर्मूले को आप कंफ्यूज हो जाते थे बार बार, सम टाइम कॉन्सेप्ट हमें आता था फिर भी हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होता था, ऐसे करने से हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, आंसर हमारा आने शुरू हो जाएंगे। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? ठीक है ना भाई? ये जी आप फॉलो करें, दोस्तों को बताएं, चैनल सब्सक्राइब करें प्लीज, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, मुझको प्रमोट करने में थोड़ी सी मेरी मदद कर दीजिए, धन्यवाद। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम पूरी लेबर वेरिएंस की करने वाले हैं, और ऑब्वियस बात है वो वीडियो जो नॉर्मल सी होगी वो शॉर्ट होगी, ज्यादा बड़ी नहीं होगी इसकी तरह, क्योंकि हमने मोस्टली बातें यहाँ पर कर ली है। बस ये याद ना कि लेबर वेरिएंसेस में जैसे यहाँ पर टाइप्स ऑफ मटेरियल होता है, हमारे टाइप्स ऑफ लेबर होती है, जैसे कि स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड लेबर, तो वहाँ लेबर के टाइप बन जाते हैं, टाइप ऑफ मटेरियल में लेबर ऑफ टाइप आ जाते हैं, है ना। स्टैंडर्ड यहाँ पे क्वांटिटी होती है, लेबर को वहाँ आवर्स के अकॉर्डिंग पेमेंट की जाती है, तो स्टैंडर्ड आर, एक्चुअल आर, सब कुछ वही चलेगा, स्टैंडर्ड आर, एक्चुअल आर, रिवाइज स्टैंडर्ड आर, है ना। ठीक है, तो सब कुछ A to Z सब कुछ वही चलने वाला है यहाँ पर, कुछ में अंतर नहीं, सिर्फ थोड़ा सा सिर्फ शब्दों का अंतर आने वाला है, बाकी सब कुछ वही चलेगा। ठीक है ना, थोड़े से नाम चेंज हो जाएंगे, कॉस्ट वेरिएंस, है ना, यूसेज का मतलब एफिशिएंसी वेरिएंस हो जाएगा, मिक्स यील्ड, सब कुछ वैसा सही रहेगा, कुछ भी अंतर नहीं आने वाला, बस एक वेरिएंस बढ़ेगा, आइडियल वेरिएंस। खैर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करने वाले हैं। प्लीज डू सब्सक्राइब, प्रेस बेल आइकन, एंड प्लीज कीप प्रमोटिंग दिस चैनल। थैंक यू, धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद जय भारत। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, प्लीज आप वहां पे जाके मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बाय बाय।